जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक थे पढ़ा दिए हैं। जो थोड़ा सा उससे कम महत्वपूर्ण है वो नोट्स में आपके मिल जाएगा। अभी जो टॉपिक है उस टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं आपको एक सलाह देता हूँ जो मैंने लिख दिया है। स्क्रीन शेयर अगर नहीं हो रहा है तो मैं कर दे रहा हूँ कि आज का टॉपिक लेक्चर सुनना है, क्योंकि कंटेंट में आपको कुछ खास मिलेगा नहीं, क्योंकि है ही नहीं कुछ खास। इसका कंटेंट अगर भी बनाने बैठेंगे तो सिर्फ फॉर्डर ही आएगा या फिर कुछ खास मिलेगा नहीं। टॉपिक फिर से बोल देता हूँ, इम्पैक्ट ऑफ पॉलिटिक्स एंड पॉलिसीज ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। तो पॉलिटिक्स है, पॉलिसीज है, डेवलप्ड है, डेवलपिंग कंट्रीज है। किस पर? इंडिया पर और इंडियन डायस्पोरा पर, यानी विकसित और विकासशील देशों की दोनों की जो नीतियाँ हैं और उनकी जो राजनीति है, भारत पर और भारतीय प्रवासियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब इसमें एकमात्र महत्वपूर्ण टॉपिक जो बहुत हॉट डिबेट बना हुआ है फिलहाल के लिए वो है H1B वीज़ा। अभी फ़िलहाल के लिए बता रहा हूँ, लेकिन उसके अलावा टॉपिक्स कनाडा का भी है, क्योंकि इंडिया ने वीज़ा पॉलिसी में बदलाव किया था। टॉपिक श्रीलंका का भी है, प्राइम मिनिस्टर विजिट किए थे और कुछ इशूज निकल कर आए। टॉपिक मिडिल ईस्ट का भी है, वहाँ पर कामगार भारतीयों को लेकर। लेकिन सवाल मैंने देखा है कि सवाल दो प्रकार का बनता है। एक तो बहुत जो क्रॉनिक इशूज होते हैं उन पर, जो लगातार लंबे अरसे से चले आ रहे हैं, और दूसरा सवाल होता है कंसेप्चुअल, जिसका इंसिडेंस से, करंट से कोई लेना देना होता नहीं। वो टॉपिक पूछे जा सकते हैं कभी भी। तो पहले मैं आपको PYQ दिखाता हूँ कि किस लिहाज से आपको तैयारी करनी है। फिर कुछ टॉपिक, एक दो टॉपिक जिनके पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है उनको पढ़ा दूंगा बहुत डीप में, कंटेंट भी उनका रेडी है। बाकी जिनके पूछे जाने की संभावना कम है उन पे 5-5 मिनट का, 7-7 मिनट का डिस्कशन कर लेंगे, बस उतना काफ़ी होगा। इसलिए आज के टॉपिक को आपको लेक्चर ज़्यादा रेफर करना है जो मैंने लिख दिया है। तो आइए पहले PYQ पर एक बार दृष्टि डालते हैं। स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। ओके फाइन। ये है इंटरनेशनल रिलेशन, उसका है टॉपिक नंबर 3। टॉपिक का नाम बताया ही आपको, डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशन का भारत पर और भारतीयों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो, 2018 का एग्ज़ाम जो है 2019 में हुआ था। अफ़गानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ था। ट्रंप ने लगभग ठान ही लिया था कि हम अब US बाहर हो जाएगा अफ़गानिस्तान से, ग्रेट गेम सवाना खा लैंड छोड़ देगा अमेरिका। तो सवाल स्वाभाविक था, भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सवाल स्वाभाविक था, क्योंकि भारतीय तो अफ़गानिस्तान में उतने थे नहीं, जो थे उनको इंडिया ने बाद में एयरलिफ्ट किया, ठीक। लेकिन भारत के हित पर, भारत के इंटरेस्ट पर, भाई एक राष्ट्र है, उसने कोई पॉलिसी बनाई और वो पॉलिसी इंडिया पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली किस तरह से असर करेगी, या इंडियंस पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे असर करेगी, वही सवाल है। दूसरा, हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव है, ऐसा उस समय था। ये तनाव भारत के राष्ट्रीय हितों को कैसे प्रभावित करेगा। सुना है ट्रंप ने बम्बिंग की भी धमकी दे दी थी उस साल कि हम बम कर देंगे ईरान को। अभी भी बोला था लास्ट वीक ही कि अगर ईरान बातचीत नहीं करता है तो ईरान पे ऐसा अटैक करेंगे कि उसने कभी नहीं सोचा होगा। तो ट्रंप का वो स्टाइल है। उस समय भी ईरान को अमेरिका, स्पेशली ट्रंप, थ्रेट कर रहे थे। JCPOA से बाहर आए वो, और फिर वो थ्रेट कर रहे थे न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए और फेवरेबल डील के लिए। तो आपको पता ही है कि जब भी ईरान मुसीबत में होता है या उसके साथ सैंक्शंस लगते हैं अमेरिका के, तो इंडिया का प्रोजेक्ट, इंडिया के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। ईरान के साथ रिश्ते भी नेगेटिवली अफेक्ट होते हैं। इसलिए हमने ईरान के साथ भी रिश्तों को डिस्कस करने का फैसला किया है कि US की पॉलिसी ईरान को कैसे प्रभावित करेगी और भारत को कैसे प्रभावित करेगी। फिर पूछा उसने, मैंने कहा था 2 प्रकार के सवाल आते हैं। एक तो बहुत हॉट टॉपिक होता है, हॉट डिबेट जिस पे होता है, जैसे कि ये सब अफ़गानिस्तान से वापसी, ईरान पर सैंक्शंस,
या JCPOA से रिट्रीट करना। दूसरा ये होता है जो सदाबहार टॉपिक, जो कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, जो सिलेबस में सीधा सीधा फिट बैठता है, क्योंकि डायस्पोरा की बात है, इंडियन डायस्पोरा सिलेबस में। तो इंडियन डायस्पोरा की क्या चैलेंजेज और उन चैलेंजेस के लिए क्या पॉलिसीज, सीधा सीधा सवाल है। इस सवाल को तैयार कर लिया तो जब तक सिलेबस रहेगा तब तक सेम सवाल पे सेम बातें लिख सकते, क्योंकि प्रॉब्लम लगभग सेम ही रहने वाली। टर्म बदल जाएंगे, पॉलिसीज थोड़ी बदल जाएंगी, बट प्रॉब्लम्स नहीं कम होने वाली हैं, ज़्यादा होने वाली, वैसे रहने वाली। वहीं लेबर, वहीं बेज, वहीं सिक्योरिटी, वहीं नस्लीय भेद, वहीं डिपोर्टेशन, वहीं डंकी रूट्स, वहीं फ्रॉड, वहीं वीजा पॉलिसी, वहीं सब कोई भी सुख दुख कम ना होंगे, बस हम ना होंगे टाइप का माहौल चलेगा वहाँ। अब्राहम एकॉर्ड एक्चुअली में मतलब ये न्यूज़ और ये जब पॉलिसी एक हिसाब से यूएस की आई कि भाई किस तरह से जितने अब्राहमिक रिलीजन वाले कंट्रीज इजराइल के साथ उनकी अनटचेबिलिटी कम की जाए, ख़त्म की जाए। और इसके जो आर्किटेक्ट थे वो कोई और नहीं बल्कि ट्रंप के सन इन लॉ ही थे, क्योंकि ट्रंप के जो दामाद थे वही ट्रंप के एडवाइज़र थे पहले सेशन में। इस बार तो प्रोफेशनल एडवाइज़र और हायर किया है ट्रंप ने, उस साल उनके दामाद ही थे। तो अब्राहम एकॉर्ड एक्चुअली में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था शुरुआत में कि इजराइल के साथ इस तरीके से मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हाथ मिलाएंगे। बहुत शानदार था। अगर फ़लस्तीन वगैरह का इशू न हुआ होता तब तक ये बहुत आगे बढ़ चुका होता। सऊदी हेजिटेट कर रहा था, बट सऊदी भी मानी जाएगा। तो अब्राहम एकॉर्ड पश्चिमी एशिया की राजनीति में एक नई शुरुआत है, स्पष्ट कीजिए। बिग बैंग न्यूज़ था। और क्या था, ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक प्रगति का ऊर्जा सुरक्षा भारत की आर्थिक प्रगति का महत्वपूर्ण हिस्सा है पश्चिमी एशियाई देशों के साथ। तो बहुत ऐसे जेनेरिक सवाल है, किसी भी जगह फिट हो जाएगा, इसको कुछ करना नहीं। अब ये भी कवर हो चुका है ऑलरेडी। हाँ, अमेरिका में राष्ट्रीय हितों की रक्षा में भारतीय प्रवासी किस प्रकार एक मुखर व्यक्ति के रूप में उभरे। ये सवाल क्यों पूछा, क्योंकि साल 2023 में जब आप एग्जाम दे रहे थे तब उस समय जो हिलरी क्लिंटन है, माफ़ करना, जो कमला हैरिस है, कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट थी, महत्वपूर्ण पदों पर भारतीय थे। कमला हैरिस रेस में आ सकती हैं डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए, इसकी भी चर्चा थी। विवेक रामास्वामी भी रिपब्लिकन से लड़ रहे थे उस समय, बाद में उन्होंने नाम वापस ले लिया, बात अलग है, उनको उतना सही सपोर्ट नहीं मिला। 2-3 और, जिंदल और वो क्या नाम उसका, एक लेडी और है, वो लोग भी प्रेसिडेंशियल रेस में अपना नामांकन डालने वाले थे। कांग्रेस में भी इंडिया को बहुत सपोर्ट रहा है। कहा जाता है कि जो 1-2-3 न्यूक्लियर डील है, इसके लिए भारतीय मूल के जो वहाँ पे लोग हैं, लीडर्स हैं, उन्होंने बहुत लॉबिंग की थी उस समय बुश एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, तभी 1-2-3 डील हो पाया था। और अभी मैं आपको पढ़ाऊँगा कि किस तरह से वहाँ पे जो भारतीय हैं और छोटी छोटी कंपनियाँ चला रहे हैं आईटी सेक्टर की, या भारत की कंपनियाँ जो वहाँ पे काम कर रही हैं, किस तरह से कांग्रेस के मेंबर्स को, सीनेट के मेंबर्स को, या स्टेट के जो इलेक्शन होते हैं उनको, या प्रेसिडेंशियल रेस में जो लोग आते हैं उनको भर करके जम करके चंदा देती। किस लिए? ताकि वो H1B वीज़ा को बनाए रखे। समझेंगे आज उनकी पॉलिटिक्स, H1B की पॉलिटिक्स अच्छे से समझेंगे, सिर्फ आपके एग्ज़ाम के लिए नहीं, वहाँ तो आएगा तो आप लिखोगे ही, आप एक बेहतर स्टूडेंट के नाते भी आपकी समझ बेहतर हो, रैशनल हो, इसलिए भी उस पर बात करेंगे, क्योंकि बात काफ़ी चल रही है उसकी। बाकी यूपीएससी ने पूछा हुआ है, ठीक है। प्रेडिक्शन क्या है इस साल के लिए? जो प्रेडिक्शन जनवरी में किया था वो प्रेडिक्शन बदला नहीं है, बस एक ही प्रेडिक्शन है, इंडिया यूएसए रिलेशन, H1B वीज़ा और अप्रवासी जो भारतीय हैं वो जोड़ लो। इंडिया गल्फ कंट्रीज़ के रिलेशन उस समय थोड़े से इजराइल वगैरह भर्ती कर रहा था हमारे लोगों को, तो उस पर थोड़ा बात कर लेंगे, बट वो मुद्दा अभी मुझे पता नहीं क्यों बहुत खास नहीं लग रहा है। बट यूपी का एग्ज़ाम है, यूपी से सबसे ज़्यादा कामगार लोग, वर्कर्स लोग गए हैं गल्फ वहाँ पे इजराइल में, तो वो सवाल पूछ सकता है। रिसेंट कन्फ्लिक्ट में कनाडा इशू थोड़ा बासी पड़ गया है, चूँकि मेंस के 3 महीने पहले जो 3 महीने तक जो करंट होते हैं वही ज़्यादा पूछे जाते हैं। पेपर सेटर की भी मेमोरी छोटी होती है, तो उसी छोटी मेमोरी का इस्तेमाल वो करता है। ठीक है भैया, फिलहाल के लिए इतना है। बाद में हम लास्ट टॉपिक, महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, एजेंसियां, उनका स्ट्रक्चर, उनका मैंडेट, उनका सिस्टम, वर्किंग
स्टाइल, वो सब हम पढ़ेंगे। फिलहाल आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। समझ में आया सवाल कैसा पूछा जा रहा है? सिलेबस भी समझा? अखबार पढ़ते हो तो ध्यान देते हो? कितने लोग जो अखबार पढ़ते हो या पढ़ते ही नहीं, या वो पढ़ते हो कौन सा जागरण है, साप्ताहिक जागरण, दैनिक जागरण, वो पढ़ते हो? लोक सत्ता, जनसत्ता, क्या पढ़ते हो? अच्छा खाओ, अच्छा पढ़ो, अच्छे लोगों की संगत में रहो, ठीक। और एक्सप्रेस या हिंदू भी पढ़ो, मिंट भी पढ़ो, तो उसमें सब अमृतवाणी नहीं होती, उसमें भी बहुत सेलेक्टिव पढ़ना होता है। कई बार तो बहुत बकर करते हैं, बहुत बोर करते हैं कॉलमिस्ट, कई बार लगता है उनको लाए क्यों थे, क्यों मिला नहीं था क्या, ऐसा लगता है। पर ठीक है, नमक स्वाद अनुसार ले लो आप। तो भाई ये मामला जो है, सबसे पहले यूएसए की H1B जो वीजा पॉलिसी है, वीजा नीति है, ट्रंप ने बोला था 2019 में बंद करो ये सब, हाईली स्किल्ड लोगों को खाली लेके आओ। बहुत बकवास। इस बार भी मागा वाले, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाले हल्ला कर रहे थे, ट्रंप भी हल्ला कर रहे थे, लेकिन ट्रंप ने बीच में बोला नहीं नहीं नहीं, मैं तो ज़्यादा विरोधी नहीं हूँ इसका। बीच में एलन मस्क जो उनके सपोर्टर, उन्होंने बोल दिया मैं तो वार करने को तैयार हूँ H1B के लिए। आओ H1B समझते हैं। H1B के लिए मैं 5 मिनट मोनोलॉग करने वाला हूँ, और इस 5 मिनट के मोनोलॉग के बाद आपको हम उसका भारतीयों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और ग्रीन कार्ड पे सीधा सवाल नहीं आएगा, यूएसए की जो पॉलिसी है माइग्रेशन को लेकर, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा डायस्पोरा पर और इंडिया पर, उस पे आएगा। तो हम उस पे बात करते हैं। 1990 के पहले तक जो वीजा थी वो एग्रीकल्चर में, खेती किसानी में काम करने वाले लोगों के लिए इशू किया जाता था ज़्यादा, आज भी किया जाता है, जिसको जानते हैं हम H1A वीजा। और वहाँ पे सस्ते लेबर्स मिल जाते हैं मैक्सिको वगैरह से, तो उनको ले आते, खेतों में काम करते। लेकिन 1990 में, उसी समय लेट एज में, एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी STEM की, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग वाला। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि वो रिपोर्ट फ्रॉड था, वो रिपोर्ट जानबूझ के IT कंपनीज ने पब्लिश करवाया था, पर पब्लिश तो हुई थी। और फिर अमेरिका में जो कांग्रेस है उसने जांच किया, वो रिपोर्ट में क्या था। रिपोर्ट में ऐसा था कि अमेरिका में स्किल्ड और जो है बहुत हाईली स्किल्ड लोगों की कमी है। इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, साइंस के सेक्टर में बहुत अच्छे फोर्स नहीं है अमेरिका में। इसकी वजह से यहाँ की जो कंपनियाँ हैं वो compete नहीं कर पा रही हैं बाहर की दुनिया से, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक नया एरा शुरू हुआ था। इसके लिए अमेरिकन लोग फोमो में आगे डर गए। और फिर जो सीनियर बुश थे, उन्होंने, पहले कांग्रेस ने इस पर रिसर्च किया, जांच की, बाद में सीनियर बुश ने, प्रेसिडेंट ने 1990 में, 1990 में सिग्नेचर किया, कानून बना दिया। उस कानून में क्या कहा, एक साल में 65,000 लोगों को, कितने, 65,000 लोगों को आप ला सकते हो। जिस तरीके से एग्रीकल्चर और बाकी सेक्टर्स में काम करने के लिए लोगों को लाते थे, अंतर सिर्फ इतना रहेगा कि ये जो 65 लाख लोग होंगे वो कम से कम बैचलर की डिग्री, यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री हो उनके पास। दूसरा, वो अपनी फील्ड में, और वो फील्ड स्पेसिफिकली डिसाइड और डिफाइन नहीं किया गया, इसी बात का झगड़ा यूनाइटेड स्टेट में भी चल रहा है कि उसको नैरो डाउन तो करो। तो कहा वो अपनी अपनी फील्ड में स्किल्ड हों, और उनकी स्किल के आधार पे अमेरिका में उनको टेम्परेरी काम दिया जाएगा। और ये टेम्परेरी काम कितना होगा, 3 साल के लिए होगा। यानी उनको एक बार वीजा मिल गया तो 3 साल तक वो अमेरिका में काम कर सकते हैं, और एक बार उसे एक्सटेंड भी कर सकते हो आप कि 3 साल और एक्सटेंड करो, तो 6 साल तक के लिए वो काम कर सकते हैं। 6 साल जब पूरा हो जाएगा तो उनको फ्रेश एप्लीकेशन करना पड़ेगा, अनटिल अनलेस वो ग्रीन कार्ड की लाइन में नहीं है। ग्रीन कार्ड की लाइन में है फिर उनको एग्जेम्पशन है। एक तो ये कहा गया। फिर क्या हुआ, बराक ओबामा आए। बराक ओबामा ने कहा कि H1B वीजा पर जो लोग रह रहे हैं उनकी स्पाउस भी आकर के यहाँ काम कर सकती है।
और इसकी वजह से संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी। वहीं एक छोटा सा पीरियड था, बाद में बंद कर दिया गया, जब अमेरिका में H1B वीज़ा पर रहने वाले लोगों की वाइफ भी या हस्बैंड भी जाने लगे। वाइफ ज़्यादा जाने लगे क्योंकि H1B वीज़ा में 75% जो लोग हैं वो मेल होते हैं। एक एवरेज में 75% बेनिफिट मेल को मिल रहा है, 25% फीमेल जा रही। तो ये हुआ। जब आपके लिए मैं इस पे लेक्चर प्रिपेयर कर रहा था, उस वक्त मैंने कुछ ढेर सारे आर्टिकल्स पढ़े। एक किताब भी मेरे दिमाग उधर रेफरेंस में मुझे दिखाई पड़ा, जो एक H1B वीज़ा पर बहुत अच्छा उन्होंने रिसर्च किया है। क्रिटिसिज्म में हम उसको देखेंगे। H1B वीज़ा के होलिस्टिक इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि सिलेबस का हिस्सा है, ठीक है, तो पढ़ाएंगे, थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, नेसेसरी फिर न्यूज आती रहती है। तो ये H1B वीज़ा था, लेकिन बाद में H1B वीज़ा में एक क्लॉज और ऐड किया गया। क्लॉज ऐसा था, बिल क्लिंटन के समय क्लॉज ऐड किया गया कि अब 65,000 की बजाय 85,000 लोग, यानी 85,000 लोग हर साल H1B वीज़ा लेकर के आ सकते। लेकिन वो जो 20,000 लोग होंगे वो ऐसे लोग होंगे जो अमेरिका में मास्टर्स या उसकी इक्विवेलेंट डिग्री उन्होंने हासिल की हो। यानी ये 65,000 के अलावा 20,000 लोग और आ सकते हैं, लेकिन वो हाईली स्किल्ड होने चाहिए, कम से कम मास्टर की डिग्री, वो भी अमेरिकन यूनिवर्सिटीज से। ठीक, ये क्लॉज ऐड कर दिया गया। अब जो 85,000 लोग थे उसका ऑन एन एवरेज पिछले कुछ सालों का एवरेज निकाला गया, लगभग 72%, 75% तक जो बेनिफिट है वो इंडियन लोगों को जाता है। अब वो इंडियन लोगों को बेनिफिट क्यों जाता है, इसके पीछे का एक छोटा सा लॉजिक है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका हमें बहुत फेवर करता है, अमेरिका हमें बहुत फेवर नहीं करता है। इसके पीछे लॉजिक ऐसा है, वो तो ओपन रखते हैं सभी के लिए, लेकिन ये जो H1B वीज़ा है, सेमी स्किल्ड, हाईली स्किल्ड लोगों के, मीडियम स्किल्ड, हाई स्किल्ड लोगों के लिए जो वीज़ा का प्रोविज़न है, प्रावधान है, इसमें अमेरिका में जो कंपनीज, उन कंपनीज को स्टेट डिपार्टमेंट के पास, फॉरेन डिपार्टमेंट के पास एप्लीकेशन करना पड़ता है कि हमें 100 लोग चाहिए, और ये 100 लोग अमेरिका में हमें नहीं मिल पा रहे, इसलिए वो लोग हमें बाहर से लोग चाहिए। ठीक, अब हो क्या रहा है कि इंडिया में जो सॉफ्टवेयर की सर्विसेज हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो सर्विसेज हैं, जो कंपनियां हैं, उन कंपनियों में बिग 4 जिसे बोलते हैं, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, TCS और एक आध कंपनी, ये सब क्या करती हैं, अमेरिका में गई, और अमेरिका में अमेरिकन क्लाइंट को सर्विस देने के लिए उनको जो लोग चाहिए, जो नौकर चाहिए, विप्रो मान लो, उनको जो लोग चाहिए, उन लोगों में जब उन्होंने हायरिंग करना शुरू किया तो पता चला कि लगभग जितना कॉस्ट आ रहा है उनको हायरिंग के लिए अमेरिकन लोगों को, वो $1,30,000 पर मंथ से ज़्यादा आ रहा है, और बहुत कॉस्ट, चूँकि वहाँ के वेज रूल बहुत सख्त। आपको पता होगा देवयानी खोबरागड़े जो इंडियन फॉरेन सर्विस की ऑफिसर थी, उसने अपनी नौकरानी के साथ में वेज वगैरह को लेकर के कुछ बदमाशी की थी, बाद में उसके खिलाफ आरोप भी काफ़ी कुछ मिला था इंडिया में, उसको हथकड़ी लगा करके जेल भेजा था। ठीक, तो इस तरीके से यूनाइटेड स्टेट में वेज रूल्स। तो ये जो बिग 4 हैं, उन्होंने जब काम करना शुरू किया तो उनको सस्ते लोग अमेरिका में मिल नहीं रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, सस्ते लोगों को इंडिया से बुलाना शुरू किया। इसलिए वीज़ा जो है के लिए रिक्वेस्ट किया स्टेट डिपार्टमेंट के पास। तो ये कंपनियां रिक्वेस्ट करती हैं कि हमें इतने ज़्यादा लोग चाहिए, अमेरिका में मिल नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो कंपनियां इंडिया में लोगों को भर्ती करती हैं और बुलाती हैं अमेरिका में काम करने के लिए। जब ये ट्रेंड देखा अमेजन ने, माइक्रोसॉफ्ट ने, बाकी कंपनीज ने, उनको लगा अरे वाह, ये तो इंडियन कंपनीज बहुत चीप लोगों को हायर करती हैं और दुनिया भर में कॉम्पिटिटिव है। इसकी वजह से इंडियन जो कंपनीज हैं उनको ज़्यादा मुनाफा मिल रहा है। चीप लेबर मीन्स मिंटिंग मोर मनी। तो इन अमेरिकन कंपनीज ने भी सेम बदमाशी शुरू कर दी कि अमेरिका में लोग नहीं मिल रहे, और अमेरिका में लोग नहीं मिल रहे तो भाई इंडियन वाले चाहिए या चाइना वाले चाहिए। इंडियन इसलिए क्योंकि इंडिया में IIT नाम की एक संस्था है जो वाइट कॉलर, आजकल न्यू कॉलोनी को सर्व करने के लिए एक टेक्नोक्रेट पैदा करती है, फैक्ट्री है। तो वो तो है ही, ज़रूरी नहीं आप IIT वाले हो, क्योंकि वो किताब का रेफरेंस पढ़ने के बाद मेरा दिमाग खुल गया कि जो ये 65,000 लोग भर्ती होते हैं उसमें से 50-60 हज़ार जो भारतीय होते हैं, उनमें से अधिकतर होते हैं जो किसी भी बहुत अच्छे कॉलेज से नहीं पढ़े होते,
लेकिन H1B वीज़ा का जो फर्जीवाड़ा चल रहा है, जो फ्रॉड चल रहा है, एक ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉड है जिसको जानते सब हैं, कांग्रेस वाले भी, प्रेसिडेंट भी, वहाँ के एडवाइजर भी, इंडियंस भी, लेकिन उसके लिए हाय तौबा हर कोई मचा रहा होता है। तो इस पे थोड़ा बात करेंगे, ठीक से निबंध टाइप का समझ लो हो गया, बट सारे एस्पेक्ट बात करते हैं, 10 मिनट और बात करेंगे। तो इन्होंने क्या किया कि यहाँ से मंगवा लिया सस्ते लेबर्स को और वहाँ काम कराया, 3 साल काम कराया, फिर 6 साल काम कराया, फिर जैसे तैसे उसको फिर से रिन्यू कराया, कभी स्पाउस बेसिस पे जब पॉलिसी बराक ओबामा ने बनाया था, कभी कुछ और, कभी ग्रीन कार्ड के लाइन में, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ चलता रहता। लेकिन फिर अमेरिका में 2 दिक्कतें आई। पहली दिक्कत कि वहाँ पे जो वाइट लोग थे उन्होंने इसलिए नहीं कि अमेरिका की इकोनॉमी को नुकसान हो रहा है, क्योंकि अमेरिका की इकोनॉमी को तो इससे फ़ायदा ही हो रहा था। भाई चीप लोग आएंगे, वहाँ की कंपनी ज़्यादा मुनाफा कमाएंगी, या इंडियन कंपनीज ही अमेरिका में ज़्यादा मुनाफा कमाएंगी, ज़्यादा टैक्स देंगे, तो अमेरिका की इकोनॉमी को तो फ़ायदा हो रहा था। लेकिन उनको एक रेसिज्म, एक नस्लीय जो उनकी भावना थी वो जागृत हो गई कि वहाँ के लोग आ रहे हैं, जैसे नॉर्थ इंडिया वाले महाराष्ट्र में आते हैं तो उनकी नौकरी भले ना खाएं, लेकिन उनको एक आहत होता है कि हमारी नौकरी खा रहा है। तो इसकी वजह से उन लोगों ने आंदोलन किया, केस भी फाइल किया कुछ अमेरिकी कंपनीज के खिलाफ। लेकिन इन कंपनीज ने, अमेरिकी कंपनी जो इंडियंस को मंगाती थी या H1B वीज़ा पर टेक्नोक्रेट को मंगाती थी, सस्ते लोगों को मंगाती थी, और इंडियन कंपनी जो बिग 4 हैं, या ये बिग 4 तो नाम की हैं, क्योंकि ये बिग 4 सिर्फ 20% लोगों को हायर करती हैं। अमेरिका में बहुत छोटी छोटी, बहुत पिद्दी कंपनीज हैं जो इंडियन अमेरिकन ओरिजिन के लोगों ने इस्टेब्लिश किया है, और वो IT सर्विसेज देती हैं। तो अमेरिकन वर्जिन की जो छोटी छोटी कंपनीज है ना, वो बहुत अमेरिका में काम करती हैं, तो वो ज़्यादा हायर करती हैं ऐसे लोगों को। तो इन लोगों ने क्या किया, लॉबिंग करनी शुरू कर दी। लॉबिंग करनी कैसे शुरू कर दी, रिपोर्ट पब्लिश कराया अमेरिका में कि भाई दिखाओ कि अमेरिका में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कम है, और जो स्टेम वाला जो हिस्सा है, जो इंजीनियरिंग और बाकी कंसल्टेंसी सर्विसेज, प्रोफेशनल सर्विसेज, IT सेक्टर, इसमें जो अनएम्प्लॉयमेंट है लगभग नहीं है। और हम इसलिए नहीं मंगा रहे इंडिया से, चाइना से लोगों को कि अमेरिकन लोगों को काम नहीं देना चाहते हैं या वेज बहुत देना पड़ेगा, इसलिए मंगा रहे हैं क्योंकि अमेरिका में ऐसे लोग है ही नहीं जो हमें चाहिए। और ऐसे फर्जी रिपोर्ट प्रॉपर पब्लिश होती रहते। लेकिन फिर नस्लीय दबाव में आकर के कांग्रेस के जो मेंबर्स हैं, अमेरिकन राष्ट्रपति भी चंदा लेते हैं चूंकि इन कंपनीज से, तो उन लोगों ने कहा कि हम जब आएंगे पार्टी में, हम जब सरकार में आएंगे तो हम इसके खिलाफ कानून बनाएंगे, H1B वीज़ा को हम रद्द कर देंगे। और ये रद्द करने की बात उन्होंने की, लेकिन चूंकि IT कंपनी से प्रॉपर चंदा लेते हैं, बहुत पैसा लेते हैं, इन्होंने कभी ऐसा कुछ किया नहीं। ठीक, अब हम डिस्कस ये करेंगे कि ये जो H1B वीज़ा है, ये समझा H1B वीज़ा क्या होता है, H1B वीज़ा से अमेरिका को क्या फ़ायदा है, अमेरिका को क्या नुकसान है, H1B वीज़ा से इंडिया को क्या फ़ायदा है और इंडिया को क्या नुकसान है, H1B वीज़ा से इंडियन डायस्पोरा को क्या फ़ायदा है, इंडियन डायस्पोरा को क्या नुकसान है। ठीक, ये हम 6 पॉइंट समझने वाले। तो सबसे पहले H1B वीज़ा से अमेरिका को फ़ायदा क्या है। अमेरिका को पहला फ़ायदा उसकी इकोनॉमी को लेकर है कि जो एक कंपनीज, चाहे इंडियन ओरिजिन की कंपनी जो अमेरिका में काम कर रही हो या अमेरिका की खुद की कंपनीज हो, वो जब सस्ते लोगों को हायर करती हैं, बेहद सस्ते लोगों को, $1 मिलियन या उससे कम की जो जॉब है वो अमेरिका में H1B वीज़ा के लगभग 80% को कंट्रीब्यूट करती हैं। 20% ही ऐसी नौकरियां हैं जो $1 मिलियन पर एनम या उससे ज़्यादा की नौकरियां हैं। बात समझ रहे हैं आप, यानी कि 1 करोड़ या उससे ज़्यादा साल में देने वाले जो जॉब्स हैं वो 20% से ज़्यादा नहीं है, 80% लोगों को उससे कम पैसा दिया जा रहा है। ठीक, तो अमेरिका की इकोनॉमी को फ़ायदा यह है कि वहाँ की कंपनी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हैं, वहाँ की इकोनॉमी को ज़्यादा इससे मुनाफा मिलता है, पूरी दुनिया में वो कॉम्पिटिटिव हैं, सस्ते सर्विसेज को एक्सपोर्ट करती हैं, सस्ते सर्विसेज को दे पाती हैं। पहला फ़ायदा ये। दूसरा फ़ायदा जो एलन मस्क ने कहा, ट्विटर पे पड़ा हुआ है, पढ़ लेना, कि अगर ये H1B वीज़ा के लोग ना आए होते तो SpaceX कंपनी नहीं खड़ी होती, माइक्रोसॉफ्ट नहीं खड़ा होता, क्योंकि बहुत सारे ब्रेन आते हैं, शार्प ब्रेन आते हैं यहाँ पे और काम करते हैं। तो ये तो बात आप इनकार कर नहीं सकते, क्योंकि H1B वीज़ा की जो पृष्ठभूमि है, उसकी जो ओरिजिन है वो आज से नहीं है, 1955 से, जब ट्रूमैन करके राष्ट्रपति हुआ करते थे अमेरिका के। ट्रूमैन ने पहली बार H1B वीज़ा के कॉन्सेप्ट को ठीक से फ्लोरिश किया था। ट्रूमैन ने कहा था कि भाई टेम्परेरी आप चाहो तो कुछ लोगों को ला सकते हो काम करने के लिए अमेरिका में। बाद में एग्रीकल्चर से लेकर के बाद में इधर सर्विस सेक्टर की तरफ ये कारवा बढ़ा, लेकिन शुरुआत 1955 में हो गई थी, 56 में हो गई थी, ट्रूमैन के ज़माने में हो गई थी। तो मैं कहना आपसे ये चाह रहा हूँ कि अमेरिका की इकोनॉमी को, अमेरिका की सोसाइटी को बहुत फ़ायदा हुआ है इससे। अमेरिका को नुकसान क्या है इससे? अमेरिका को 2-3 प्रकार के नुकसान है। पहला नुकसान ये है कि अमेरिका में जो वेज है वो कभी ठीक से इवॉल्व भी नहीं कर पाया इस सेक्टर में। सारे सेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, IT, सॉफ्टवेयर,
इंजीनियरिंग, इन सर्विसेज की बात कर रहा हूँ। इन सर्विसेज में जो वेज है वो ठीक से इवॉल्व नहीं कर पाया, क्योंकि इन आईटी कंपनीज ने जानबूझ करके अनएम्प्लॉयमेंट जीरो दिखाया, वेज को कम रहने दिया, इंडियंस को सस्ते में हायर किया। तो वहाँ के जो पढ़े लिखे प्रोफेशनल हैं, जिनको ज़्यादा पैसा मिल सकता था क्योंकि उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज़्यादा है, इंडियंस का क्या है, एक कमरे में सो लेंगे, एक कमरे में रह लेंगे, खा लेंगे बासी रोटी, जैसे तैसे रेमिटेंस भेजना है, 2 साल बाद आकर के अपना स्टार्टअप यहाँ चालू कर देना, इंडियंस काट लेंगे, चाइनीज काट लेंगे, उससे भी बुरी हालत में मैक्सिकन काट लेंगे। लेकिन वहाँ के जो लोग हैं, जेंटलमैन हैं, उनको तो भाई ज़्यादा पैसा चाहिए, उनको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज़्यादा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग उनकी ज़्यादा है। तो वहाँ के लोगों को ज़्यादा वेज चाहिए था, जो कभी मिल ही नहीं पाया, क्योंकि वेज कभी एक्सप्लोर हो ही नहीं पाया, वहाँ का जो वेज एक्ट हो ठीक से फुलफिल हो ही नहीं पाया। एक तो वो नुकसान है। दूसरा, वहाँ की सोसाइटी में एक अनरेस्ट है, हेट्रेड की भावना है। 2023-24 में ही 400 से ज़्यादा नस्ली अटैक हुए, नस्ली केसेस आए सामने। तो ये सब इशूज हैं जो वहाँ की सोसाइटी में लगातार चल रहा है, और पॉलिटिकल डिवीजन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो व्हाइट मैन है वहाँ के, वो बहुत घृणा करते हैं H1B वीज़ा से, ठीक है। स्पेशली वो लोग जो IT सेक्टर में हैं या वहाँ पे काम करना चाहते हैं लेकिन उनको मिल नहीं पाता है, ठीक। तो ये उनका फ़ायदा और नुकसान है। अगर H1B वीज़ा बंद हो जाए या कम हो जाए तो नुकसान क्या होगा अमेरिकन कंपनीज को, या इंडियन ओरिजिन की जो अमेरिकन कंपनीज। पहला नुकसान ये होगा कि उनको ज़्यादा वेज देने पड़ेंगे अमेरिकन लोगों को। ज़्यादा वेज देने का मतलब है उनकी इनपुट कॉस्ट ज़्यादा, इसका मतलब वो दुनिया भर में कम्पिटिटिव नहीं रह जाएंगे, उनकी प्रॉफिट कम हो जाएगी। एक तो ये होगा। दूसरा, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, इनोवेशन होता है, उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि शार्प ब्रेन नहीं आ पाएंगे। जो वहाँ टैलेंट पूल ऑलरेडी है उसी से काम चलाना पड़ेगा, नया टैलेंट पूल उनके सामने उनके पास आ नहीं पाएगा, वो भी उनको चैलेंज फेस करना पड़ेगा। तो ये सारे चैलेंजेस तो हैं वहाँ पे। अब भारत की बात कर लेते हैं, भारत को क्या फ़ायदा, भारत को क्या नुकसान, ठीक है। भारत को पहला फ़ायदा किस बात का, H1B वीज़ा का होने का पहला फ़ायदा ये है, आपको पता होगा भारत को कुछ $90 बिलियन से ज़्यादा का रेमिटेंस मिला, 80-90 बिलियन डॉलर के आसपास इंडिया को रेमिटेंस मिला पूरी दुनिया भर से। ये रेमिटेंस ज़्यादा वहाँ से नहीं मिलता है जहाँ पे बहुत सैलरी कम है। गल्फ़ कंट्रीज़ में गए 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 में लोग भेड़ चराते हैं, बकरियाँ चराते हैं, काम करते हैं बहुत अमानवीय परिस्थिति में, उनसे तो पैसा मिलता ही मिलता है। अमेरिका जैसे देशों में, ब्रिटेन जैसे देशों में जो हमारे प्रोफेशनल्स काम करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जो हमारे प्रोफेशनल्स काम करते हैं, यूरोप में जो हमारे डॉक्टर्स काम करते हैं, उन लोगों के द्वारा जो भेजे गए पैसे हैं उससे बड़ा रेमिटेंस का हिस्सा आता है, बल्क चंक आता है। तो एक तो वो फ़ायदा हुआ रेमिटेंस का। दूसरा, H1B वीज़ा के सहारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ग्रीन कार्ड हासिल कर सके, बाद में अमेरिकन सिटीजनशिप हासिल कर सके। ऐसे लोग अमेरिका के प्रभावशाली पदों पर बैठे हैं, कांग्रेस में भी बैठे हैं, सीनेट में भी बैठे हैं, और अमेरिका में इवन वाइस प्रेसिडेंट की वाइफ भी हैं। इवन दूसरी तीसरी जो पीढ़ी है इसी वीज़ा का लाभ उठा करके जो वहाँ गई थी, उनके जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अलग अलग कंपनीज में CEO के पोस्ट पर हैं या वहाँ पर स्टार्टअप चला रहे हैं। तो जो इंडिया का जो सॉफ्ट पावर है वो अमेरिका में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आज फिलहाल के लिए एक अनुमान के हिसाब से लगभग 50 लाख लोग अमेरिका में हैं जो इंडियन ओरिजिन के, 5 मिलियन लोग अमेरिका के सोसाइटी में, ठीक। तो इतने ज़्यादा, लगभग 2% हुआ उनकी पॉपुलेशन का, 45 करोड़ पॉपुलेशन का लगभग अराउंड, देख लेना एक बार। तो इतना बड़ा जो डायस्पोरा है वो वहाँ की पॉलिटी, वहाँ की पॉलिटिक्स, वहाँ की सोसाइटी को पॉजिटिवली अफेक्ट करता है, क्योंकि ये लोग सारे लोग जो होते हैं वो बहुत एलीट मिडिल क्लास या हायर क्लास के लोग होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे इनको इज्जत की नज़रों से कम इस लिहाज से तो देखा ही जाता है। नस्लीय भावना हो तो घृणा के लिहाज से देखेंगे, भले महात्मा गांधी ही क्यों ना हो, लेकिन जब बात पैसे की आएगी, जब बात प्रभाव की आएगी, कनेक्शंस की आएगी, तो अच्छे नज़र से देखना पड़ेगा, उनकी मजबूरी है, ठीक है। तो ये भारत के लिए फ़ायदे की बात है। नुकसान की बात क्या है? नुकसान की बात ऐसे है कि विदेश में कोई भारतीय CEO हो गया, विदेश में कोई भारतीय वाइस प्रेसिडेंट हो गया, प्रेसिडेंट के रेस में है मान लो, इस पे हमें खुश होने की कोई वजह है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप बताओ, जिंदल हो, बॉबी जिंदल क्या नाम उसका, या फिर विवेक रामास्वामी हो, या फिर कमला हैरिस हो, क्या वो इस तरीके की पॉलिसीज या इस तरीके का कोई पैक्ट करेंगे जिससे अमेरिका को नुकसान हो और भारत को बहुत फायदा हो? कभी नहीं करेंगे। उनके लिए भी अमेरिका फर्स्ट ही है, नहीं तो लात मार के निकाल दिए जाएंगे, वहाँ की सोसाइटी में उनका बाइकआउट हो जाएगा। इंडिया के फायदे के बजाय वो अमेरिका के फायदे को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, तभी उनका वहाँ सर्वाइवल हो पाएगा। उनको साबित करना पड़ेगा बार बार, अमेरिकन नेशनलिज्म को साबित करना पड़ेगा, जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो इंडिया को डायरेक्ट बेनिफिट और बहुत बड़ा कोई बेनिफिट इनके होने से है नहीं, नंबर 1। नंबर 2, इंडिया में टैक्स पेयर का पैसा काट करके, आज मैं जिस कैब में आ रहा था उसने मुझे बोला कि भाई GST लेते हैं हमसे उबेर ओला वाले भी,
हम गरीब लोगों से तो जीएसटी ना लिया जाए, उसको नहीं समझता है जीएसटी, लेकिन मैकेनिज्म ऐसा है जिसमें जीएसटी पे ही करना है। एक गरीब से गरीब आदमी रोटी पर भी अगर बड़े रेस्टोरेंट में खाएगा तो उस पर भी जीएसटी चुकाएगा। तो अगर हम इतना टैक्स पे कर रहे हैं, और ये बहुत जेन्युइन बात है, इसमें कोई वो बात नहीं, और आप आईआईटी को फाइनेंस कर रहे हैं, वो आईआईटी जहाँ पे थ्योरेटिकल एजुकेशन दिया जाता है, जहाँ पे ढेर सारे टेक्निकल एडवांसमेंट के लिए सरकार फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, फंडिंग करती है, सबसे ज़्यादा फंडिंग करती है। आप आईआईटी को देख लीजिए और कानपुर के छत्रपति साहू जी महाराज के विश्वविद्यालय को देख लीजिए, या फिर आप बस्ती के किसी कॉलेज को देख लीजिए साइंस के, आप पाएंगे ज़मीन आसमान है फंडिंग का, इतना गैप है, क्योंकि आईआईटी को फंडिंग हर तरफ से मिलती है। और वो फंडिंग दे करके टैक्स पेयर का पैसा काट करके आप क्या कर रहे हैं, आप न्यू कॉलोनियलिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, नव उपनिवेशवाद को प्रमोट कर रहे हैं। इंडिया क्या है, एक कॉलोनी बन के रह गया है, एक टेक कॉलोनी है। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी हमारा शोषण कर रही थी, अब माइक्रोसॉफ्ट और मेटा कर रहे हैं, गूगल कर रहे हैं। यहाँ के लोगों को भारत की ही सब्सिडी पर, भारत के ही पैसे पर, जो भारत के ही पैसे पर पढ़े हुए लोग हैं, उनको ले जा करके नौकरी करवाते हैं, चीप सर्विसेज करवाते हैं, सोशल सिक्योरिटी देने के लिए भी वहाँ पे टैक्स लेते हैं, और उसके बाद में जब मन चाहा तो वहाँ से डिपोर्ट कर देंगे, जाओ बर्डन बनो। तो इस लिहाज से देखा जाए तो इंडिया का लॉन्ग रन में नुकसान है। जो देश अपने टैलेंट को रिटेन नहीं कर सकता, जो देश उनके टैलेंट को जस्टिफाई करने के लिए, ये सवाल बन सकता है कि भाई उन इंडिविजुअल की क्या गलती है, अगर भारत में अपॉर्चुनिटी नहीं है, भारत में अवसर नहीं, तो क्या करेंगे यहाँ पे, तो भारत की गलती है, भारत के इंस्टीट्यूशंस की गलती है, भारत की इकोनॉमिक इकोसिस्टम की गलती है। अभी पीयूष गोयल ने बोला अपने मिनिस्टर ने कि भाई हमारी जो स्टार्टअप है सब बकवास स्टार्टअप में, खाली चीप लेबर के माध्यम से अमीरों को उनके घर में खाना पहुँचा रहे हैं। तो बात तो उन्होंने सही कहा, लेकिन ये बात कौन पूछेगा कि इंडिया में क्या इकोनॉमिक इकोसिस्टम उस तरीके से है जहाँ पे एआई और सेमीकंडक्टर पे स्टार्टअप हो सकते हैं ठीक से, नंबर 1। नंबर 2, इकोनॉमी आगे आगे चलती है, स्टार्टअप पीछे पीछे चलता है। जिस देश की इकोनॉमी जिस डायरेक्शन में जाएगी उसी डायरेक्शन में स्टार्टअप भी जाएगा। अमेरिका में आज स्टार्टअप अगर टेक्नोलॉजी पे है तो इसका मतलब यह है कि अमेरिकन इकोनॉमी उस दिशा में आगे बढ़ चुकी है, उसकी पॉलिसी उसी दिशा में रही है, उसके जो पॉलिसी मेकर्स उन्होंने उसी दिशा में काम किया है। तो हमारे पॉलिसी मेकर्स को हमारे इकोनॉमी को पहले एक फ्रेमवर्क सेट करना पड़ेगा, एक डायरेक्शन सेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही तो, अगर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ना होता तो क्या मैं आपके साथ पढ़ाई करवा पाता, नहीं हो पाता। तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पहले आया, फिर ये स्टार्टअप आया ना टेक का। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बाद में आएगा, पहले स्टार्टअप आएगा, ऐसा है कि पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है। तो इंडिया को पहले, और ये आर्गूमेंट आप लिख सकते हो, इंडिया को अपनी इकोनॉमी में, अपनी पॉलिसी में वो इकोसिस्टम देना पड़ेगा, वो इकोसिस्टम उपलब्ध कराना पड़ेगा जिसके आधार पर यहाँ पर टैलेंट रिटेन हो सके, ब्रेन ड्रेन रोका जा सके। तो मैंने कहा था भारत को फायदा क्या होगा, बता चुका था। भारत को नुकसान क्या हो रहा है, भारत को नुकसान हो रहा है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, टैलेंट ड्रेन हो रहा है, इंडिया की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं, इंडिया के टेक्नोवेशन में कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं, इनोवेशन में कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं। इंडिया कुछ और नहीं बल्कि लिख देना साफ साफ, इंडिया नाउ बिकमिंग न्यू कॉलोनी फॉर टेक जायंट। भारत अब बड़े टेक्नोलॉजी कंपनियों का एक उपनिवेश बन के रह गया, आधुनिक उपनिवेश बन के रह गया, नौ उपनिवेश बन के रहेगा। लिखना करा रहे, कोई दिक्कत नहीं, और ये सच है। तो ये जो बातें हैं ये इंडिया के लिए नुकसानदेह, ठीक। अब भारत हो गया, फायदे नुकसान हो गए, अमेरिका फायदे नुकसान हो गए। अब इंडियन डायस्पोरा की बात करते हैं। इंडियन डायस्पोरा की बात करें, फायदे क्या है? फायदे ये हैं कि मेरे ही एक कलीग थे, सीनियर थे मुझसे, उनका बेटा इसरो में अप्लाई किया, उसको जॉब नहीं मिला, और बाद में उसको नासा ने बुला लिया, अच्छी पोस्ट पे, वाटर कंजर्वेशन पे काम कर रहे हैं। तो इंडिया में इंडियन डायस्पोरा जो है, सॉरी, इंडिया का जो डायस्पोरा है बाहर जब जाता है तो उसको रेड कारपेट मिलता है, उसको काम मिलता है, पैसा भी ठीक ठाक मिल जाता है। इंडिया में अवसर की कमी है, अवसरों की कमी है, अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है, अप्लाई करने वाले डिमांड सप्लाई में बहुत मिसमैच है, सप्लाई बहुत ज़्यादा है, डिमांड बहुत कम है। इसकी वजह से ऐसा नहीं कि इसरो ने उनको बदतमीजी किया होगा, इसरो ने पहचाना नहीं होगा, इसरो ने पहचाना होगा, लेकिन उनके जैसे 10 लोग और रहे होंगे, इसरो को उनको भी लेना है, उनको भी हायर करना है। तो इसलिए इसरो ने चाह करके भी उनको हायर वो नहीं कर सकते थे। तो इंडिया में अपॉर्चुनिटी कम है, जिसकी वजह से इंडियन डायस्पोरा के टैलेंट के साथ जस्टिस नहीं हो पाता, इसलिए बाहर जाने को मजबूर हो जाते हैं, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, मतलब मैं नुकसान की बात कर रहा हूँ। नंबर 2, अब इसी को फायदे में कन्वर्ट करना है कि भाई बाहर जाकर उनको ज़्यादा पैसा मिल जाएगा। दूसरा ऐसे है कि डेमोक्रेटिक सोसाइटी में हर किसी को उनकी चॉइस की, उनके एम्प्लॉयमेंट की, अपॉर्चुनिटी की फ्रीडम होनी ही चाहिए। तो इंडियंस को भी होनी चाहिए। क्यों अपना करियर बनाने के लिए दुनिया में कहीं और नहीं जा सकते? क्यों वो ग्लोबल सिटीजन, कॉस्मोपॉलिटन नहीं हो सकते? जरूरी है कि पूरा दुनिया, पूरा राष्ट्र नेशनलिज्म से चले। अगर वो भारत में पैदा हो गए, चेन्नई में पैदा हो गए, तो उनकी क्या गलती है? पैदा हो गए, वहाँ से पढ़ा लिखा, उनका मन नहीं है, उस सोसाइटी में नहीं रहना है, उनको बाहर जाना है,
तो क्या इसकी स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए उनको? बिल्कुल होनी चाहिए। तो इसलिए ये उनकी फ्रीडम का हिस्सा है कहीं ना कहीं, तो उनको आप जाने दे सकते हैं। लेकिन नुकसान क्या है उनका? ये सब तो फायदे हैं, ठीक है, लेकिन नुकसान क्या है? नुकसान ये है, अमेरिका की खुद की जो पॉलिसी है उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव, फ्लिप फ्लॉप देखने को ही मिलते हैं। 1990 के पहले कुछ और पॉलिसी थी, 90 में कांग्रेस की रिपोर्ट आई तो कुछ और पॉलिसी हो गई। लेकिन ट्रम्प भले अभी इस फेवर में नहीं है कि इमीडिएटली इसको स्क्रैप किया जाए, लेकिन हो सकता है कि अगर इस पर कोई जांच आती है, ठीक से रिपोर्ट आती है, या अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स को पता चलता है, ठीक से समझ आता है, उनको समझ आता है, पता है सब, लेकिन हर कोई छुपा रहा है इस बात को कि इंडियन टैलेंट की ज़रूरत नहीं उन्हें, अमेरिका में ऑलरेडी बहुत सारा टैलेंट है, डिमांड सप्लाई का जो मिसमैच दिखाया जा रहा है सब फैब्रिकेटेड है। और वहाँ पे बेज एक्ट कोई लागू किया जाए कि मान लो अभी $1 लाख आप दे रहे हैं एवरेज हमें इंडियन लोगों को, आप कम से कम $2 लाख देंगे। $2 लाख से आप अभी बढ़ा भी दिया है उसको, वेज उन्होंने बढ़ाया भी है इस बीच में। इस बीच में क्या बिडेन के एडमिनिस्ट्रेशन में 2023 में ही शायद बढ़ा दिया था। तो $2 लाख पर मंथ से कम मान लो आप दे ही नहीं सकते। और जब कंपनीज को लगेगा भाई $2 लाख देना ही है तो H1B वीजा का झंझट क्यों पालना, अमेरिका के ही व्यक्तियों को हायर कर लेंगे, काहे को इंडिया से चाइना से बुलाना है। तो फिर धीरे धीरे H1B वीजा में इंडियन और चाइनीज का शेयर कम हो जाएगा, उसमें क्या 10-20% बचेंगे। दूसरा, जो अमेरिका में डिबेट छिड़ रही है और प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कहा था, उनके सपोर्टर्स ने भी कहा था कि भाई ये जो हाईली स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स है ना, उसकी परिभाषा तय कर दो कि उस परिभाषा में कौन लोग आएंगे। सस्ती बीटेक डिग्री करके, फर्जीवाड़ा करके, इंटरव्यू एक्सपीरियंस और स्किल का सर्टिफिकेट फर्जी बनवा करके, और मैं खुद से नहीं कह रहा हूँ, ये किताब जो अभी मैं देख रहा था रेफरेंस, उन्होंने बहुत रिसर्च किया उसके बाद में लिखा है, मैंने आपको रेफरेंस भी दिया है उसका। तो खुद को H1B वीजा के लायक बना देते हैं, लॉटरी सिस्टम में उनका नाम लग गया तो वो चले गए। और बात 3-4 लोगों को मैं भी जानता हूँ जिन्होंने H1B वीजा हासिल किया, बहुत सामान्य से कॉलेज से पढ़े थे, कोई IITian नहीं थे, कोई NITian नहीं थे, सामान्य कॉलेज से पढ़े थे, सामान्य बुद्धि के साथ थे, H1B वीजा नंबर लग गया उनका। तो इस तरीके से जो फर्जीवाड़ा है रुक सकता है, तब उनके डिपोर्टेशन का खतरा होगा, तब उनको वहाँ पे नौकरी नहीं मिलेगी, इंडिया में आकर के उनको काम करना पड़ेगा। हो सकता है इंडिया के स्किल के हिसाब से उनको एडजस्ट करना पड़े, या हो सकता है उनको वो सर्वाइव ना कर सके। तो बेहतर होगा कि इंडियन डायस्पोरा जो है उसको अपनी फ्यूचर के लिए, अपने करियर के लिए एक ऐसा प्लान तैयार करना चाहिए जिससे जब वहाँ से डिपोर्ट किए जाएँ या डिपोर्ट ना किए जाए, उनको वहाँ से भेजा जाए, उनका परमिट खत्म हो, तब वो यहाँ पे आकर के इंडियन इकोनॉमी के लिए, इंडियन सोसाइटी के लिए, अपने करियर के लिए ठीक से काम कर सके। तो उनके लिए इमीडिएट चैलेंज है। दूसरा, स्पाउस को जब उन्होंने परमिशन ही नहीं दिया है तो 75% मेल हैं, 25% फीमेल हैं, तो 75% को वहाँ स्पाउस मिलना मेल को मुश्किल है। इसीलिए कंपटीशन रहता है वहाँ पे कि शादी के लिए कि भाई वहाँ पे जो इंडियन अमेरिकन है वो कोशिश करते हैं कि न्यूयॉर्क वाला सोचता है न्यूयॉर्क में मिल जाए, नहीं न्यूयॉर्क में मिल गया तो चलो कैलिफोर्निया में मिल जाए, बट मिल जाए जैसे तैसे हो जाए उनकी, ठीक है ना। तो वो भी एक समस्या है उनकी पर्सनल लाइफ की भी, ठीक है। तो वो भी 2-4 गुजरते रहते हैं डायस्पोरा, और मैं 2-3 लोगों को जानता हूँ जिन्होंने लंबा संघर्ष किया है कि उनकी शादी हो जाए अमेरिका में ताकि दोनों वहाँ पे रह सकें, ठीक। तो ये सारी समस्याएं हैं इंडियन डायस्पोरा के समझ, जो उनके फ़ायदे नुकसान। तो अमेरिका का फ़ायदा अमेरिका का नुकसान, इंडिया का फ़ायदा इंडिया का नुकसान, डायस्पोरा का फ़ायदा डायस्पोरा का नुकसान। होना क्या चाहिए इसमें? होना ये चाहिए कि अब वे फॉरवर्ड लिखना है। आपको कंटेंट दिखाता हूँ, इसमें आप ज़्यादा बेहतर देख पाएंगे। आइए, आपके लिए कंटेंट भी रेडी है। ठीक है, वो तो क्या पॉलिटिकल सिनारियो है, ठीक है ठीक है। H1B वीज़ा प्रोग्राम क्या है बताया आपको मैंने। भारत को, भारतीय डायस्पोरा को क्या लाभ मिलेगा? प्रतिभाशाली लोग हैं, अगर H1B वीज़ा बंद कर दिया जाए, भारत में आ जाएं तो टेक्नोलॉजी इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा, ब्रेन ड्रेन रुकेगा, अमेरिका की बात अगर इंडिया मानेगा तो रणनीतिक और सैन्य सहयोग भी होगा। लेकिन इसका नुकसान भी बहुत। द 18th century हैज़ रिटर्न्ड, जो राइटर हैं बहुत हैवी क्रिटिसिज्म करते हैं, क्योंकि वो खुद भी H1B वीज़ा पे एक बार गए थे और उन्होंने कहा यार मैं स्लेव बन के रह गया था, और अधिकतर भारतीयों की हालत यही है, वो छुपाएं कितना भी। तो वो कह रहे थे मैं भारत आ गया, अब मैं अपने मन का काम कर पा रहा हूँ। द 18th century हैज़ रिटर्न्ड, इंडियंस हैव बीन एनस्लेव्ड बाय अ कंपनी, दिस टाइम बाय फेलो इंडियंस इन फॉरेन लैंड। मतलब फेलो इंडियन का मतलब ये बता रहे हैं कि भाई इंडियन कंपनीज ही वहाँ जा करके और इंडियंस को हायर करती हैं H1B वीज़ा के माध्यम से, और उनको बहुत कम पैसा देती हैं, और जो उनको मोटा प्रॉफिट होता है उसमें टैक्स अमेरिका को देती हैं, अपनी कंपनीज को प्रमोट करती हैं, और स्लेव बना के रखा है इंडियंस को। अब आजकल में एक मूवी है, मैंने पिछले साल भी देखा था, 3-4 बार देख चुका हूँ, जैंगो अनचेंड। मुझे याद आता है कि भाई किस तरीके से शोषण हो सकता है स्लेवरी का। तो अमेरिका में एक हिसाब से लगता है कि इंडियंस जो हैं वो टेकी स्लैब बन के रह गए हैं। अगर
आप थोड़ा सा जनरलाइज करके इस पे बात करें, इस पे डिबेट हो सकता है, लेकिन ये कुछ हद तक तो सच है ही। तो इसका लाभ क्या होगा? लेकिन अगर H1B वीजा में रिफॉर्म लाया जाए, कौन सा रिफॉर्म? पहला रिफॉर्म जो प्रपोज कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि भाई ये स्किल्ड की, हाईली स्किल्ड की परिभाषा क्या है। एक तो वो बता देंगे कि हाईली स्किल्ड मतलब क्या, AI में, रोबोटिक्स में, नैनो टेक्नोलॉजी में, किस में, या खाली बीटेक की डिग्री ले लिया उसमें। तो पहला तो हाईली स्किल्ड की परिभाषा होनी चाहिए, क्योंकि हर कोई पैसा खाता है और स्किल्ड का ठप्पा लगा देता है और चले जाते हैं। दूसरा, ट्रांसपेरेंसी इससे बढ़ेगी, कहीं भी ले जाकर के कहीं भी ढकेल देना है ऐसा नहीं है, कभी भी वापस फेंक देना है ऐसा नहीं है, कभी भी ग्रीन कार्ड देना है कभी भी नहीं देना है ऐसा नहीं है। तो एक हिसाब से ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, ग्रीन कार्ड के चक्कर में पूरी उम्र नहीं गुजारेंगे वहां पे। तो ये भी है। इंडिया ने कभी भी इलीगल इमिग्रेशन के खिलाफ जो अमेरिकन कानून है उसका विरोध नहीं किया है। उल्टे मोदी जी जब अभी गए थे तो उन्होंने कहा इंडिया सपोर्ट्स ऑफ चेक एंड बैलेंस, या फिर जो भी कानून है इलीगल इमिग्रेशन या डंकी रूट के खिलाफ, इंडिया तो सपोर्ट कर रहा है उल्टे। तो इंडिया भी नहीं चाहता है कि आप्रवासन जो है, जो इमिग्रेशन है, वो बहुत ओपेक रहे या बहुत ही इलीगल हो। राइटर और क्रिटिसाइज करते हैं इंडिया नीड टू स्टॉप सेलिब्रेटिंग ब्रेन ड्रेन एज ग्लोबल सक्सेस। बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हर चीज़ के अपने फ़ायदे नुकसान होते हैं। फ़ायदे आपको बता दिए, नुकसान ये है ऑब्वियसली। ठीक है, अगर मान लो अमेरिका की जो पॉलिसी है H1B, अगर ये पॉलिसी बदलती है और भारतीय जो है वहाँ पे नहीं जा पाते हैं, तो इंडियन जो IT सेक्टर है उसको नुकसान कैसे होगा? अभी क्या होता है कि मान लो इन्फोसिस है, इन्फोसिस ने मान लो रामू को भेजा अमेरिका में एक कंपनी में काम करने के लिए, अपनी ही कंपनी में। वहाँ उसने 3 साल तक काम किया और वापस भारत आया, या 6 साल तक काम किया वापस भारत आया। अब उसके पास अमेरिकन क्लाइंट को डील करने का एक्सपर्टीज हासिल है, यूरोपियन क्लाइंट को डील करने का एक्सपर्टीज हासिल है, क्योंकि यही इन्फोसिस, TCS जैसी कंपनियां पहले अमेरिकन क्लाइंट को सर्विस देती थी। अब वहाँ पे एक्सपर्टीज हासिल करने के बाद कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, यूरोपियन कंट्रीज हैं, वहाँ पे भी सर्विस देती हैं। तो यहीं जब भारत आता है तो इन्फोसिस उसको फिर री एम्प्लॉय कर लेती है, थोड़ी कम पैसे देती है बट री एम्प्लॉय कर लेती है, और कहती है कि तुम यहीं जो ओवरसीज के क्लाइंट हैं उनको फिर से सर्विस दो। क्यों? क्योंकि उसके पास एक एक्सपर्टीज हो चुका है इनको सर्व करने का, और वो एक्सपर्टीज का फ़ायदा कंपनी उठाती हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट देती हैं। तो अगर H1B वीज़ा की पॉलिसी कैंसिल होती तो हो सकता है ओवरसीज क्लाइंट को सर्विस देने का जो अनुभव है वो जाए, जिससे IT सेक्टर की कॉम्पिटिटिवनेस या उनकी जो स्किल है वो इम्पैक्ट हो सकती है। ये भी एक नुकसान हो सकता है। ठीक है, और ऑफकोर्स हमारा सर्विस सेक्टर जो है उसका जो इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है वो उसमें भी कमी आएगी ही आएगी। ठीक है, और वे फॉरवर्ड इसमें कुछ भी लिखना है भाई, संगठित राष्ट्रीय विकास बनाओ नीति ना, नेशनल डेवलपमेंट स्ट्रेटजी बनाओ, जिसके माध्यम से इंडिया को काम करना चाहिए। यूनिफाइड नेशनल डेवलपमेंट स्ट्रेटजी कि भारत का विकास कैसे हो, ब्रेन ड्रेन को कैसे रोका जाए। ठीक है, और क्या करो, बाहर भेजने के बजाय उनको देश में कैसे रोक सकते हैं, इस पर भी बात कीजिए। H1B वीजा बचाना है, इसके लिए प्राइम मिनिस्टर डिस्कस कर रहे हैं, इसके बजाय आप डिस्कस करो कि H1B वीजा अगर जा भी रहा है तो टैलेंट को कैसे हम एम्प्लॉयमेंट देंगे, कैसे जस्टिस करेंगे, कैसे इकोनॉमी में हेल्प कराएंगे उनकी, डोमेस्टिक अपॉर्चुनिटी को आप क्रिएट करो। ठीक है, और ये सक्सेस वगैरह को सेलिब्रेट करना बंद करो। अनइक्वल कॉस्ट ऑफ ब्रेन ड्रेन, टैलेंट पे जितना इंडिया इन्वेस्ट करता है उसका लाभ तो अमेरिका को मिलता है, तो एक तो इम्बैलेंस्ड प्रॉफिट है। क्लास प्रिविलेज एंड स्ट्रक्चरल बैरियर्स, जो लोग विदेश जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं, उनको पहले से ही प्रिविलेज होता है, क्योंकि गरीब आदमी तो अमेरिका में H1B वीजा को अवेल करना होता होगा। जैसे कि बहुत मिडिल क्लास भी लोग करते हैं, मेरे कुछ जानने वाले हैं जो उनके बच्चे गए हैं, बहुत बड़े लोग तो नहीं थे, मिडिल क्लास ही थे, लेकिन अधिकतर लोग इनके पास ठीक ठाक पैसा है, जो उन्होंने अच्छे कॉलेजेस में पढ़ाई की है और उनके पास अपॉर्चुनिटी है, संसाधन है, जैक्स हैं, वो लोग ज़्यादा जाते हैं, अंग्रेजी ठीक ठाक बोल लेते हैं। गरीब लोग तो यही काम करेंगे 20,000 रुपये पे। ठीक है, तो क्लास प्रिविलेज और स्ट्रक्चरल बैरियर्स भी तो हैं। एजुकेशन में इंफ्रास्ट्रक्चर ही खराब है, अदरवाइज फिर ज़्यादा अच्छे इंस्टीट्यूशंस होते, ज़्यादा अच्छा काम करते हो, सिर्फ IIT में क्यों होड़ लगी रहती, फिर अमेरिका में जाने की होड़ भी नहीं रहती। रिफॉर्म वगैरह भी नहीं है। अगर H1B की पॉलिसी चेंज होती है तो इंडिया में शायद रिफॉर्म वगैरह के लिए एक नई दरवाजा खुले। मैंने आपको 3-4 दिन पहले बोला था कि H1B वीजा में तो खत्म कर दिया अमेरिका। मतलब एक्चुअली आई एम इन फेवर ऑफ दैट। मैं ही नहीं, जितने भी रेशनल लोग हैं वो चाहते हैं H1B वीजा बंद हो जाए, मतलब पूरी तरह से बंद मत हो जाए, कुछ रहे जिसमें जो जाना चाहते हैं जाएं, लेकिन ऐसा ना हो कि इंडिया भी कोई तो पॉलिसी बनाए। अगर नेपाल हमसे गुस्सा हो करके गुरखाओं को कहता है इंडियन आर्मी में तुम सर्व नहीं करोगे, इंडियन आर्मी में रिक्रूटमेंट रोक देता है गुरखाओं का,
तो इंडिया अपने ब्रेन ड्रेन को क्यों नहीं रोक सकता, उनको यूज क्यों नहीं कर सकता, ऐसा एनवायरनमेंट क्यों नहीं क्रिएट कर सकता? आप बताओ ना भाई कि कंपलसरी पॉलिसी बना दो कि आप पहले आईआईटी से पास करोगे, आईआईएम से पास करोगे तो पहले 2-3 साल 5 साल आप इंडियन कंपनीज में काम करोगे, उसके बाद ही कहीं जा सकते हो। और यहाँ पे अगर उनका मन लगे तो यहीं पे काम करें। अगर डॉक्टर्स पास आउट करने के बाद में कंपलसरी सर्विसेज होती है, वो न सिर्फ रेजिडेंट के तौर पे काम करते हैं, बल्कि एक पॉलिसी आई थी कि गाँव में भी 2-3 साल काम करेंगे, उसके बाद ही कहीं पोस्टिंग मिलेगी। तो टैक्स सेक्टर में क्यों नहीं हो सकता है? अंत में नेशनल इंटरेस्ट, सोशल इंटरेस्ट सबसे पहले है ना। जितने भी रिसोर्सेस हैं वो सब आपने सोसाइटी का लिया है, इस राष्ट्र का लिया है, तो क्यों नहीं आप यहाँ पे रहेंगे? आपकी मर्जी थोड़ी चलेगी। ठीक है, कंक्लूजन में लिख देना, राष्ट्रीय प्रगति का मानदंड ये नहीं है कि कितने नागरिक देश में सफल होते हैं, बल्कि कितने लोग देश में अपनी आकांक्षाओं को पूरा कर पाते हैं। भारत को अपनी व्यवस्थागत चुनौतियों को हल करके प्रतिभा पलायन को, थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए कंक्लूजन, इसलिए इस तरीके से लिख रहा हूँ। व्यवस्थागत चुनौतियों को हल करके प्रतिभा पलायन को रोकना चाहिए, ताकि हम नॉलेज इकोनॉमी बन सकें। क्योंकि इंडिया नॉलेज इकोनॉमी की बात कर रहा है, विश्व गुरु की बात कर रहा है। विश्व गुरु बिना नॉलेज इकोनॉमी हुए हम नहीं हो सकते हैं। तो आप जो है लिखिए, द मेजर ऑफ नेशनल प्रोग्रेस इज नॉट मेजर्ड बाय सक्सेस ऑफ ओवरसीज इंडियंस, but aspirations, fulfilling of aspirations at home. India must stop the brain drain by solving its systematic challenges so that we can become a knowledge economy. ऐसा कुछ लिख देना। मुझे लग रहा है कि H1B की जो पॉलिसी है, इस पे आपके पास कंटेंट भी पर्याप्त है, इस पे आपके पास आर्गूमेंट भी पर्याप्त है। इधर उधर चारों तरफ आप आर्गूमेंट लिख सकते हैं, चाहे निबंध पूछ ले, चाहे जीएस में पूछ ले, आप कर पाएंगे। अब हम थोड़ा सा देखेंगे आगे, इंडिया कनाडा, इंडिया गल्फ कंट्रीज, इंडिया श्रीलंका, और क्या है भाई, एक ईरान वाला भी मैंने कहीं डाला था, कहाँ गया सर? एक मिनट यार, ईरान कहाँ डाला था मैंने? दूसरी फाइल भेज दी क्या मैंने? कनाडा हो गया, डेवलपिंग कंट्रीज, एक लास्ट में लिख लो इंडिया ईरान। बताओ कौन सा पहले डिस्कस कर दूं? बोलो, कनाडा कर दूं, ईरान कर दूं, श्रीलंका कर दूं? एक दो ही करवा लो, या सारा थोड़ा थोड़ा करवा लो? सर इसमें बोलो बोलो सर, पीछे क्वेश्चन था कि मतलब एक क्वेश्चन ये आता है कि मतलब जो टैलेंटेड या जो लोग हैं कि वो सोचता है कि ना यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, हवा पानी कुछ नहीं अच्छा है, मतलब तो फिर ना कर रहे ना, मतलब आप कुछ तो लोगों सेटअप करने जाएंगे, इतने रेगुलेशन है कि कर ही नहीं पाएंगे, तो फिर यहाँ रह के फायदा क्या है? हाँ ना, जहाज जब डूबने लगता है तो सबसे पहले कौन भागते हैं बताओ? हाँ, चूहे ना, मतलब है ना? अपने घर में आग लगेगी तो बुझाओगे या भाग जाओगे? घर थोड़ा टूटा फूटा होगा, बनाओगे या बम मुड़ से उड़ा दोगे डायनामाइट से? क्या करोगे? बोलो। हाँ सर, वो ठीक है, लेकिन मतलब उसके लिए जिंदा तो रहना चाहिए ना। अरे तो जो आप बोल रहे हो ना, वो आर्गुमेंट तो मैंने दिया ही ना, कि जो इंडियन डायस्पोरा है उसका भी तो अपना फ्रीडम ऑफ चॉइस है ना, उसका भी तो अपने फंडामेंटल राइट है, नेचुरल राइट है ना, मूवमेंट कर सके, कहीं भी जा सके। नहीं सर, और अगर राइट से पहले बात आती है सर्वाइवल की, सर्वाइवल की, जब सर्वाइव ही नहीं कर सर्वाइवल पाएंगे की तो बात कर लो, चलो सर्वाइवल की बात कर लो, ठीक है, आप इस बात को तो मैंने भी बोला है, लेकिन सर्वाइवल जैसी चीज़ें नहीं लिख सकते एग्जाम में। क्यों? क्योंकि सबको पता है आईआईटी से पढ़ने के बाद में आप मर नहीं जाएंगे, ठीक है ना, तो सर्वाइवल की बात नहीं। लेकिन आप ऐसे हाइपोथेटिकली सोच भी लो कि आपके पास 10 करोड़ है, आप सीईओ हैं किसी कंपनी के, आप कार से अपनी मर्सिडीज से जा रहे हैं, और ऐसे होता है, ठीक ठाक होता है भारत में, आप जा रहे हैं कार से, हाईवे पे गए, आपकी कार से कहीं कुछ टकरा गया या कुछ हो गया, बहस हो गई, 4 गुंडे वहां से उतरे, रोड रेजिंग में आपको मार दिया, क्योंकि इंडियन सोसाइटी में रोड रेजिंग बहुत आम है, तो उनको सेफ्टी चाहिए। दिल्ली में है, बहुत पैसा है उनके पास, लेकिन हवाई जहरीली 20 साल वैसे लैंडसेट कहती उम्र कम हो जाती, क्यों रहना है? आपदा आती, डिजास्टर आते हैं, बिजली का तार ही गिर गया, पता चला पानी में गिर गया, आप यूपीएससी का मेंस देते रह गए, चले गए दुनिया से, क्यों रहना है? लेकिन ये सब आर्गुमेंट लिखने लायक नहीं होते हैं भाई, ये तो भड़ास निकालने के लिए बोल रहे हो। नहीं सर, ये हाँ, वो मतलब मैं लिखने के लिए नहीं पूछ रहा, मैं ये जनरल क्वेश्चन पूछ तो रहा है ना। और ये जो आप बोल रहे हो, ये मेरे और तुम्हारे कहने से पहले साबित कर चुके हैं लोग, लाखों भारतीयों ने अपना देश छोड़ दिया है, पता है? हर साल देश छोड़ देते हैं।
अलग अलग देशों की सिटीजनशिप ले लेते हैं। हाँ बहुत। तो इसीलिए लेते हैं क्योंकि जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, एचएनआईज, वो दुनिया में अपना आइलैंड ही खरीद सकते हैं, उनके पास इतना पैसा है, नहीं रहेंगे यहाँ पे। ठीक। तो सर इसका रीजन करप्शन है, और मुझे लगता है कि सोसाइटी की हमारी थिंकिंग है कि हम इंडिविजुअल करप्ट है, इसलिए इंस्टीट्यूशन करप्ट है। नहीं और नहीं, ये बहुत इसलिए जनरलाइज हो मतलब जाएगा, ऐसे ये बहुत जनरलाइज हो जाएगा जो आप बोल रहे हो। इंडिविजुअल करप्ट है इसलिए, इंडिविजुअल 90% मान लो करप्ट है, 10% ईमानदार है ना, तो क्या 10% ईमानदार व्यक्ति अच्छा सिस्टम डिजर्व नहीं करता क्या? जब तक 90% ईमानदार नहीं होंगे, सिस्टम हमें अच्छा नहीं मिलेगा क्या? ये जिम्मेदारी म्यूचुअल है, ये जिम्मेदारी सोसाइटी की भी है, इंडिविजुअल की भी है और सिस्टम की भी है। आप मुझे बताओ, पॉलिसी बनाता है इंडिविजुअल या जो पॉलिसी मेकर है वो? पॉलिसी मेकर इंडिविजुअल होने के नाते भी पॉलिसी बनाता है, लेकिन जब वो पॉलिसी बना रहा है, जब वो काम कर रहा है, तो वो इंडिविजुअल से ऊपर सिस्टम हो जाता है। उसको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सोचना होता है, उसको सबके इंटरेस्ट के हिसाब से सोचना होता है। लेकिन सर जो इंडिविजुअल है जो पॉलिसी बनाता है वो चुनती तो वो उसी 90% की कलेक्टिव सिस्टम से जाता है ना, हाँ, तो वो चुन तो के। कोशिश करनी चाहिए 10% वाले हिस्से से है। ऑफिस में आपने देखा होगा, तो इस 10 में 9 लोग करप्ट होते हैं, बदमाश होते हैं, लेकिन 10% लोग बहुत शानदार होते हैं, उनको पैसे चाहिए ही नहीं, चाहिए ही नहीं। तो उन 10% लोगों को हम क्यों नहीं रिकॉग्नाइज करते? कभी नहीं करते। कभी आपने सुना कि जो ईमानदारी से टैक्स पे कर रहा है उसको बहुत, उसके नाम पे चौक हो भारत में, सड़कें हो भारत में, आप उसको बहुत आदर देते हो। एक प्राइमरी का टीचर जो 10 बजे से 6 बजे तक आता है, क्या उसको आपने सम्मान दिया? आपने सम्मान दिया होगा किसी दरोगा को? वाह, दरोगा जी की धाक है, प्राइमरी के टीचर की धाक है, ऐसा आपने नहीं नहीं सुना सर, होगा। इसमें तो सोसाइटी ऐसी है ना। इसमें थोड़ा मैं इसमें डिफर इसलिए करता हूँ कि उसे सम्मान की क्या जरूरत है? मैं तो सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ, तो इसमें हाँ मुझे मेरे सम्मान की क्या भाई, मेरे जरूरत है? भाई, मतलब अब मेरे भाई, जब आप ह्यूमन ह्यूमन इंस्टिंक्ट की बात करते हैं, आप ह्यूमन, रुक ना रे, इतना क्या बात हो रही तो कर लेने दो ना। तो जब आप ह्यूमन इंस्टिंक्ट की बात कर रहे हैं, ह्यूमन ट्रेट्स की बात कर रहे हैं, तब बात ये भी होगी कि ह्यूमन जो है ना, उसको रिकॉग्निशन चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए? रिकॉग्निशन चाहिए ना। अगर आप किसी की तारीफ नहीं कर सकते तो उसको लगेगा सब ग्रांटेड है, तो इंस्पायर नहीं होगा। ह्यूमन की जर्नी ही इंस्पिरेशन से भरी हुई है। अगर इंस्पिरेशन से भरी ना हुई होती तो प्रमोशन क्यों होते, इंक्रीमेंट क्यों होते, आपको वाहवाही क्यों मिलती, इनाम क्यों मिलता? ये सब आपकी इच्छाओं को कहीं ना कहीं प्रमोट करने के लिए। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो वो जाने तो डिस्कशन लंबा हो जाएगा। कुल मिलाकर के इस पर इसका कोई एक आंसर नहीं हो सकता है, इसका कोई एक आंसर नहीं हो सकता है। इसका आंसर कहाँ हो सकता है? इंडिविजुअल लेवल पे इंडिविजुअल एफर्ट करें, सोसाइटी के लेवल पे सोसाइटी को कलेक्टिव काम करना चाहिए, पॉलिसी मेकर्स को पॉलिसी अच्छी बनानी चाहिए, पॉलिटिशियंस को अपने नेशनल इंटरेस्ट में मेक इंडिया ग्रेट अगेन पे काम करना चाहिए, इस तरीके से काम करना चाहिए। तो सबको काम करना है, इसका आंसर कोई एक नहीं। ठीक, इंडिविजुअल कहेगा मेरा इंटरेस्ट सर्व होना चाहिए, राष्ट्र कहेगा राष्ट्र का इंटरेस्ट पहले। स्टेट वर्सेस इंडिविजुअल का मामला तो चला आ रहा है कब से, नेशन ऑफ द स्टेट, स्टेट ऑफ द नेशन। ठीक है, चलो भैया, क्या पढ़ाऊँ पहले बताओ? इंडिया ईरान, इंडिया कनाडा, इंडिया श्रीलंका, इंडिया यूएई, क्या पढ़ाना है बोलो? इंडिया ईरान कितने लोग कह रहे हैं? यूएई पढ़ा दीजिए। ओके, इंडिया ईरान कितने लोग कह रहे हैं? इंडिया यूएई का संबंध बायलैटरल रिलेशन में आएगा, गल्फ कंट्रीज का शायद पूछेगा तो पूछेगा। ठीक है, काम की स्थिति क्या है, किस तरीके से इंडियन वर्कर के वहाँ पे सिचुएशन है, इंडिया को क्या बेनिफिट, क्या गलती है। मुझे लग रहा है अभी जो मामला चल रहा है ईरान वाला, फर्स्ट ट्रैक वार्ता कंप्लीट हो गई है, अभी आपके एग्ज़ाम के पहले और जोर पकड़ने वाला है। तो पेपर शायद 15-20 दिन बाद बनेगा, 1 महीने बाद तो आने वाला है। ईरान पढ़ा देता हूँ, 2-3 मिनट खाली श्रीलंका वाला मामला पढ़ा दूंगा, जो श्रीलंका प्राइम मिनिस्टर गए थे अभी इसलिए, और 3-4 मिनट में कनाडा पढ़ा दूंगा। ठीक है, चलेगा? और 2-3 मिनट में मिडिल ईस्ट का मामला समझा दूंगा, गल्फ का मामला समझा दूंगा। ठीक है, ईरान, दूसरा क्या बोला मैंने? श्रीलंका, ईरान, श्रीलंका, कनाडा, मिडिल ईस्ट। ईरान वाला मामला समझाता हूँ। देखो, ईरान जो है शिया राष्ट्र है, ठीक, उसके अड़ोस पड़ोस में बाकी लोग सुन्नी हैं, तो शिया सुन्नी का इशू चलता रहता था। इसका फ़ायदा उठाया यूनाइटेड स्टेट ने। यूनाइटेड स्टेट ने क्या किया, सुन्नी वाले जो राष्ट्र थे इन द लीडरशिप ऑफ सऊदी अरबिया, यूनाइटेड स्टेट ने उनको प्रमोट किया, उनको पैसा दिया, उनको हथियार दिए, वेपन्स दिए, और ईरान को दबा के रखा। अमेरिका, ईरान, नॉर्थ कोरिया को एक्सेस ऑफ एविल मानता रहा है कि सबसे बदमाश लोग हैं, ऐसा इराक को भी, इराक, ईरान और नॉर्थ कोरिया। ठीक है, तो ईरान के लिए जो पॉलिसी है अमेरिका की, चूँकि आपका टॉपिक ही, आपका सिलेबस ही कहता है कि जो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ की पॉलिसी है उनका इंडिया और इंडियंस पे क्या असर पड़ेगा, तो कनेक्टेड है ना। अमेरिका की पॉलिसी ईरान के लिए, उसका इफेक्ट इंडिया के लिए और इंडियंस के लिए।
तो अमेरिका ठीक ठाक हाइड्रेट करता रहा ईरान को, और ईरान के नाम पे मिडिल ईस्ट के जो बाकी अरबिक जो कंट्रीज़ थे उनको अच्छे से अपना वेपन्स बेचता रहा, क्योंकि अमेरिका का अपना बेस्टेड इंटरेस्ट था। तेल उनसे सस्ते रेट पे खरीदता रहा काफ़ी समय तक। 1970s के डिकेड के पहले तक बहुत डिस्काउंटेड ऑयल खरीदा जाता था। 1970 में 74 या 75 के आसपास इन्हीं गल्फ कंट्रीज़ ने ओपेक के माध्यम से लगभग 3 से 4 गुना तेल का दाम बढ़ा दिया था। ठीक है, उसके पहले वो सस्ते रेट पे तेल वगैरह मिलते थे। तेल वगैरह कोई बड़ा इशू नहीं हुआ करता था उसके पहले। इंडिया के लिए बड़ा इशू था, क्योंकि इंडिया के पास सारा इम्पोर्ट ही करना पड़ता था, पर दुनिया के लिए उतनी बड़ी बात नहीं थी। तो ये जो ईरान है, इसके खिलाफ अमेरिकन पॉलिसी हमेशा से रही है। ठीक, और हमेशा से रहने के पीछे एक कारण भी है, क्योंकि वहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। एक बड़ा कारण ये भी है कि ग्रीन रेवोल्यूशन के पहले ईरान में जो लोग थे वो बहुत डेमोक्रेटिक, लिबरल और ओपन थॉट्स के, खुले विचारों के लोग थे। लेकिन जो सीनियर आयतुल्ला खमनेई, उनके पहले वाले जो खमनेई थे, जो सीनियर थे, उनके नेतृत्व में जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, उसमें ईरान को एक इस्लामिक रिपब्लिक बनाया गया। वो तो ठीक है, लेकिन टर्की भी तो इस्लामिक कंट्री है, लेकिन एक जो शरीयत से जो गवर्न किया गया ईरान को, उसके माध्यम से पर्दा, कंजर्वेटिव सोसाइटी, इन सबको थोपा गया। अमेरिका जैसे देश, पश्चिमी जैसे देश ईरान की इसी बात को नहीं पसंद करते थे, जिसकी वजह से ईरान को लेकर के उनके मन में एक चिढ़, ठीक ठाक चिढ़ थी। तो ईरान पे हमेशा सैंक्शन लगते रहे। लेकिन दिक्कत तब हो गई जब ईरान को इजराइल के डर से, इजराइल को डिटर करने के लिए, डिटरेंस के लिए उसने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया। न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है ईरान ने शुरू किया, उसको टेक्नोलॉजी कहा जाता है। कि जो पाकिस्तान के साइंटिस्ट थे, जिन्होंने पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम चलाया, क्या नाम था उनका? कादिर खान, क्या नाम था? AQ खान। AQ खान, अब्दुल कादिर खान, ऐसा कुछ था, AQ खान, ठीक है। तो उन्होंने टेक्नोलॉजी वगैरह कुछ दिया था। लेकिन ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को जब शुरू किया, तो फिर P5 यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल के 5 मेंबर्स प्लस यूरोपियन यूनियन वगैरह ने मिल करके अमेरिका के साथ, ईरान के साथ एक समझौता किया, जिसका नाम था जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। और ये जो समझौता था, इस समझौते में कहा गया था कि ईरान जो है वो 60% के आसपास से ज़्यादा अपने यूरेनियम को, या 60% है, देख लेना एग्जैक्टली कितना परसेंट है, उससे ज़्यादा अपने यूरेनियम को एनरिच नहीं करेगा। उससे ज़्यादा अपने यूरेनियम को एनरिच नहीं करेगा, ताकि वो वेपन के ग्रेड का यूरेनियम डेवलप ना कर पाए। एक तो वो क्लास था उसमें। दूसरा क्लास था कि जो ईरान के एसेट्स हैं, उनकी निगरानी जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के लोग हैं वो कर सकते हैं, ऐसा भी उसमें क्लास था। प्लस ईरान पर से कुछ सैंक्शन हटा लेने थे, ईरान के कुछ टेक्नोलॉजिकल और इन्वेस्टमेंट के लिए सपोर्ट करना था इन राष्ट्रों को। लेकिन ट्रंप के आने के बाद में ये जो JCPOA था, ये रद्द कर दिया गया, एबंडन कर दिया गया, और ट्रंप ने कहा कि ईरान पे एक्शन लेंगे हम, ऐसा उन्होंने कुछ बोला। और उसके लिए उन्होंने अब्राहमिक एकॉर्ड भी करना शुरू किया, इजराइल की अनटचेबिलिटी दूर करनी शुरू कर दी, जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज थे, और ईरान पे बाकी सैंक्शंस फिर से लगा दी। अब ये सब तो एक स्टोरी थी, अभी फिर से एग्रीमेंट हो रहा है, वो नया इंसिडेंट है। सवाल ये है, इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होगा, इंडियंस पे क्या इम्पैक्ट होगा? क्योंकि टॉपिक तो वही है, तो अपने टॉपिक को पढ़ना है, ये तो पृष्ठभूमि है। ईरान पर जब भी कोई सैंक्शन लगता है, या जब भी उसके खिलाफ कोई पॉलिसी होती है, या जब उसके फेवर में कोई पॉलिसी होती है, उसका इंडिया और इंडियंस पे क्या इम्पैक्ट हुआ, यही 2 बात समझ लेते हैं, फिर खत्म हो जाएगा। पहला, जब ईरान के खिलाफ कोई पॉलिसी बनती है, तब क्या होता है? मान लो अमेरिका ने लगभग पूरा सैंक्शन लगा के रखा है, ईरान के एसेट फ्रीज हैं इंटरनेशनल बैंक्स में, ईरान की कंपनीज़ के साथ में अमेरिका की कोई कंपनीज ट्रेड नहीं कर सकती, अमेरिका की टेक्नोलॉजी किसी भी तरीके से ईरान को नहीं जा सकता, ईरान के परमाणु कार्यक्रम या एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े हुए जो भी काम हैं, उसकी ना सप्लाई हो सकती है, ना उनको सप्लाई कोई कर सकता है, जो भी वेस्टर्न कंट्रीज़ के लोग हैं। ये सारी चीज़ें हैं। इंडिया को उससे क्या नुकसान होगा? पहला नुकसान ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में जितने भी ट्रेड होते हैं, उसका एक बड़ा हिस्सा डॉलर में होता है। तो इंडियन जो कंपनीज हैं वो डॉलर में सीधा ट्रेड नहीं कर सकती, अदरवाइज इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल सर्विसेज है या स्विफ्ट वगैरह जैसे जो मैकेनिज्म है, उसका लाभ नहीं मिलेगा। तो एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम कैसे? कोई भी इंडियन कंपनी, फिर वो ONGC है या मान लो फिर कोई और कंपनी है तेल वगैरह के क्षेत्र में, अगर वो ईरान में इन्वेस्टमेंट करेगी या ईरान की कंपनी के साथ कोई ट्रेड करेगी, क्योंकि उसको वेवर या एग्जेम्पशन तो हासिल नहीं है, तो अमेरिका का जो काटसा एक्ट है, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन, उनका जो एक्ट है, उस एक्ट के परव्यू में आ जाएंगे, और भारतीय जो कंपनियां हैं उन पर सैंक्शन लगने का खतरा रहता है, कांग्रेस उन पर सैंक्शन लगा देगी। ठीक है, तो ये पहला नुकसान है। 2 नुकसान हो गए एक्चुअली। तीसरा नुकसान क्या है? तीसरा नुकसान ये है कि जब ईरान के साथ सैंक्शन, ईरान पे जब सैंक्शन लगा रहता है, इजराइल और ईरान की ठनी रहती है, अमेरिका की भी ठनी रहती है, तो हमारा जो डायस्पोरा है ईरान में जो है, उसकी सिक्योरिटी और उसकी वेलबींग के लिए हम बहुत कुछ कर नहीं पाते। अगर ईरान और इजराइल की अच्छी दोस्ती रहे, अमेरिका की अच्छी दोस्ती रहे, सऊदी अरेबिया की अच्छी दोस्ती रहे, तो हम अपने डायस्पोरा के इंटरेस्ट के लिए इन लोगों के साथ मिल करके कोऑपरेटिव तरीके से काम कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि
मान लो अभी कुलभूषण जाधव का ही केस था, कहा जाता है कि वो ईरान में काम कर रहे थे, पाकिस्तान में उनको ज़बरदस्ती पकड़ करके लाया गया और वहाँ पे उनको पकड़ लिया गया, कहा गया कि ये नेवल इंडियन नेवी का है और स्पाई कर रहा था। अगर हमारे संबंध बहुत मजबूत होते, बहुत ही अच्छे होते अमेरिका के साथ और बाकी जो आसपास की कंट्रीज हैं, तो हो सकता है ऐसा कुछ मैकेनिज्म होता जिससे कि हम ज़्यादा नज़र रख पाते कि कोई फॉरेन कंट्री ऐसी तो एक्टिविटी नहीं कर रही जो इंडियन एसेट के खिलाफ हो। पाकिस्तान की स्पाई एजेंसी किस तरीके से ईरान में पहुंच गई और कुलभूषण जाधव को उन्होंने एबडक्ट कर लिया, ये चीज़ थोड़ा सा चिंताजनक है अगर ऐसा हुआ है तो। क्यों? क्योंकि अब इंडिया तो ऐसा ही कर रहा है कि ऐसा हुआ है। अगर ऐसा हुआ है, इससे पता चलता है कि हमारे जो एसेट्स हैं उनकी सुरक्षा करने में हम सक्सेसफुल नहीं रहे और हमारे जो डीप स्टेट हैं वो भी सक्सेसफुल नहीं रहे। तो अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ का या गल्फ कंट्रीज़ का अगर हमें कॉपरेशन होता तो इस तरीके की हैपनिंग हम रोक सकते थे। हमारे जो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट है वो भी इम्पैक्ट नहीं होंगे, प्रभावित नहीं होंगे अगर अमेरिकन या वेस्टर्न कंट्रीज़ का हमें सपोर्ट हो। तीसरा, टेक्नोलॉजी। चाबहार पोर्ट बनाना हो या वहाँ पे दिलाराम हाईवे वगैरह इंडिया ने अफगानिस्तान में बनाया और ईरान से कनेक्ट करने की कोशिश की, चाहे वो हाईवे हो, चाहे वो पोर्ट हो, चाहे वो फिर कंटेनर सर्विसेज हो या बाकी कुछ हो, उसमें अच्छा खासा टेक्नोलॉजी का इन्वेस्टमेंट होता है। अधिकतर टेक्नोलॉजी, चाहे वो कंटेनर हो, चाहे वो पोर्ट हो, कुछ भी हो, वो कहाँ से आता है? वेस्टर्न कंट्रीज से आता है। ढेर सारे ऐसे एसेट होते हैं, ढेर सारे ऐसे टूल्स होते हैं जो वेस्टर्न कंट्रीज ही सप्लाई करते हैं। वो इंडिया के पास है नहीं, इंडिया के पास वो कैपेबिलिटी है नहीं। तो ईरान में अगर कुछ मंगाना है, कुछ काम करना है, सैंक्शन लगा हुआ है, सब कुछ फ्री है, आप मंगा ही नहीं सकते। इससे इंडिया का जो इनपुट कॉस्ट है, इंडिया का जो पैसा है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा इन्वेस्टमेंट में। ज़्यादा इनपुट कॉस्ट बढ़ेगा तो इंडिया बहुत कॉम्पिटिटिव नहीं रह पाएगा, ना एक्सपोर्ट में रह पाएगा, ना प्रोजेक्ट में रह पाएगा। इसकी वजह से चाबहार प्रोजेक्ट डिले हो रहा है। चाबहार प्रोजेक्ट आज के 5 साल 7 साल पहले भी पूरा हो सकता था अगर ये सैंक्शन ईरान पे न लगे होते, क्योंकि जब भी सैंक्शन हो जाते हैं, लग जाते हैं, चाबहार प्रोजेक्ट का काम लगभग रुक जाता है। एक ही हो गया। चौथा पॉइंट है कि चीप ऑयल हम नहीं खरीद पाते। आपको पता होगा कि जो ईरान वगैरह है वो हमें थोड़ा सा डिस्काउंटेड प्राइस में तेल दिया करता था। रूस तो बहुत डिस्काउंटेड में देता है, उसके पहले ईरान हमें डिस्काउंटेड प्राइस में तेल दिया करता था। 2 तरीके के तेल होते हैं। एक तो तेल है कि भाई जिनमें सल्फर की मात्रा बहुत ज़्यादा है, एक है जिसमें कम मात्रा है, गल्फ वगैरह में सल्फर की मात्रा ठीक ठाक होती है। और उसमें भी 2 कैटेगरी है, एक वो जब एशियन कंट्रीज़ खरीदते हैं उनको, और दूसरा वो जब वेस्टर्न कंट्रीज या बाकी यूरोप की कंट्रीज़ खरीदते हैं। जब एशियन कंट्रीज़ खरीदते हैं तो उनको एशियन प्रीमियम देना पड़ता है। तो जो हमारे मित्र राष्ट्र हैं जहाँ से हम तेल लेते हैं, कई बार हमें थोड़े से डिस्काउंट मिल जाते हैं। अमेरिका के सैंक्शन करने की वजह से, सैंक्शन लगाने की वजह से जो तेल हम ईरान से खरीदते थे, मान लो 100 यूनिट खरीदते थे, मुझे एग्जैक्ट डेटा नहीं याद है, लगभग 30-40 यूनिट तक घट करके रह गया। क्यों? क्योंकि अमेरिका सैंक्शन लगा देता है और अमेरिका अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट दबाव डालता है भारत पे कि आप तेल खरीदना, ईरान से तेल खरीदना कम कर दीजिए। ठीक है, तो इसकी वजह से हम तेल कम खरीदना शुरू करते हैं और फिर जहाँ से हम तेल खरीदते हैं वहाँ से हमें महंगा पड़ता है, ढुलाई महंगी पड़ती है, क्योंकि ईरान से हमें नज़दीकी पड़ती है। तो ईरान का जो तेल है ओवरऑल लॉजिस्टिक कॉस्ट वगैरह सब मिला करके सस्ता पड़ जाता है, जिससे हमारे इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहता है। और आपको बताया मैंने कि $1 अगर कीमत बढ़ जाए तेल की, कच्चे तेल की, तो उसका जो कुमुलेटिव रिपल इफेक्ट जो होता है इंडियन इकोनॉमी पे, वो 14,000 करोड़ का होता है, ऐसे इकोनॉमिस्ट मानते हैं। तो इसलिए भी इंडिया को ईरान के ऊपर सैंक्शंस काफ़ी महंगा पड़ता है। ठीक, ये सारी चीज़ें प्लस इंडिया का जो डायस्पोरा है, इंडिया के जो एसेट है, इंडिया का डीप स्टेट है, वो भी खतरे में होता है ईरान में अगर सैंक्शंस है या वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ, गल्फ कंट्रीज़ के साथ हमारा कॉपरेशन नहीं होता है। ये सारी चीज़ें हैं जो इंडियन डायस्पोरा को, इंडिया को और इंडिया के इंटरेस्ट को निगेटिवली इम्पैक्ट करता है या पॉजिटिवली इम्पैक्ट करता है, जैसे जैसे उनकी पॉलिसी बदलती रहती है। तो ईरान के साथ जो भी रिलेशन है या अमेरिका की जो भी पॉलिसीज़ हैं, वेस्ट की जो भी पॉलिसीज़ हैं, वो ईरान के परिप्रेक्ष्य में जब भी बनाई जाएंगी उसमें इंडिया को ये लाभ या ये नुकसान हो सकता है। आप इसे लिख सकते हैं। दूसरा क्या कहा था डिस्कस करने के लिए भी? दूसरा क्या था? श्रीलंका। इंडिया श्रीलंका के रिलेशन में एक अंग्रेजों के ज़माने की बात करेंगे, इंडिया के फ्रीडम के पहले की बात करेंगे, एक उसके बाद की बात करेंगे, एक 90s की बात करेंगे, दूसरा 2009 की बात करेंगे या उसके बाद की बात करेंगे। अंग्रेजों के ज़माने में सब कुछ अंग्रेजों का था, तो धरती तेरा, सहरा तेरा, सब कुछ उनका था, कहीं रोक टोक नहीं, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो श्रीलंका एक टाइप का उनका प्लांटेशन की कॉलोनी बन गया था और कोई दिक्कत थी नहीं खास। लेकिन आज़ादी के बाद क्या होता है कि श्रीलंका और भारत के बीच जो रिश्ते हैं वो 2 तरीके से परिभाषित होते हैं। पहला, श्रीलंका और भारत पड़ोसी हैं, उस परिप्रेक्ष्य में उनके रिश्ते डिफाइन होते हैं। दूसरा, श्रीलंका में जिन तमिलों को या जिन इंडियंस को, चूँकि श्रीलंका का तमिलनाडु के साथ बॉर्डर लगता है, तो जितने भी लोग, अधिकतर लोग गए वहाँ पे प्लांटेशन में काम करने के लिए, नौकरियाँ करने के लिए, वो सब कौन लोग थे? जो बॉर्डर एरियाज पे रहने वाले लोग थे। भाई नेपाल में कोई काम करने जाएगा तो कौन होगा? यूपी बिहार का आदमी होगा ज़्यादातर। उधर से तमिलनाडु से थोड़े लोग आएंगे नेपाल में काम करने के लिए। तो श्रीलंका में अधिकतर लोग जो गए वो तमिल थे। तमिल लोगों को वहाँ पे एक सेकंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीटमेंट उनका दिया गया, जिसका भारत ने हमेशा से विरोध किया।
और फिर राजीव गांधी की सरकार आई और राजीव गांधी की सरकार पे आरोप लगता है कि उन्होंने, अब आरोप लगता है क्योंकि वहाँ के एक्स फॉरेन मिनिस्टर ने भी ये रायसीना डायलॉग में बोला, तो उन पे आरोप ये लगता है कि उन्होंने जो वहाँ पे लिबरेशन आर्मी थी, जो एक हिसाब से वहाँ पे तमिलों की एक्सट्रीमिस्ट फोर्स थी, उसको क्या उपलब्ध कराए, वेपन्स उपलब्ध कराए। और जो वेपन्स उपलब्ध कराए, ऐसा आरोप है, इसकी वजह से तमिलों का मिलिटराइजेशन हुआ। और बाद में इसी मिलिटराइजेशन बहुत बढ़ गया था, इसको रोकने के लिए हमने अपना पीस फोर्स भेजा वहाँ पे। उस पीस फोर्स को बहुत सेटबैक का सामना करना पड़ा, बहुत कैजुअलिटीज हमारी हुई और वापस हमें बुलाना पड़ा उनको। ठीक है, एक वीडियो जो यूट्यूब पे तैरता होगा, आपने देखा होगा, जिसपे एक डिफेंस फोर्स का बंदा जब गार्ड ऑफ ऑनर ले रहे हैं, राजीव गांधी पे अटैक कर देता है। उससे फ्रस्ट्रेशन का नतीजा था, बाद में उसी वजह से उनकी एसेसिनेशन भी हो जाती है। तो इंडिया श्रीलंका का एक तो ये रिलेशन रहा जिसकी वजह से ये पॉलिसी रही है, ये इशू रहा जिसकी वजह से इंडिया और श्रीलंका का रिलेशन जो है इम्पैक्ट होता रहता है। दूसरा इशू रहा कच्छद्वीपु आइलैंड को लेकर के। कच्छद्वीपु आइलैंड एक्चुअली इंडिया में था, इंडिया के हिस्से में था। श्रीलंका कहता था कि हिस्टोरिकली उसका कब्जा था उस पर, इंडिया कहता था भाई हमारे पास है, हमारे पास ही है। लेकिन इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के समय में, और उस समय शायद वहाँ पे कोई लेडी प्राइम मिनिस्टर थी, कौन भंडार नायक या जो भी थी, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, बट इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी यहाँ पे इंडिया में 74 के आसपास। उन्होंने सोचा कि श्रीलंका के साथ हम अपना मैरीटाइम बाउंड्री सेटल कर लेते हैं और पड़ोस में शांति रखते हैं। उस पड़ोस में शांति रखने के लिए इंदिरा गांधी की सरकार ने सोचा कि कच्छद्वीपु आइलैंड पे कोई आता जाता है नहीं, तो क्या करते हैं, इसको हम श्रीलंका को दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और मैरीटाइम बाउंड्री सेटल हो जाएगा। उनको ये अंदाजा नहीं था कि कच्छद्वीपु जो आइलैंड है उसकी अपनी इम्पॉर्टेंस है, चाहे वो फिशिंग को लेकर के, यानी मछली पालन को, मछली पकड़ने को लेकर के हो, या फिर हमारी अपनी जो जियोग्राफिकल बाउंड्री है उसको एक्सपैंड करने को लेकर के हो, या फिर बाकी माइन और मिनरल्स पर हमारे जो राइट है, हमारे जो फिशरमैन हैं उनके जो राइट है, उसके लिए भी इसका इंपॉर्टेंस है। शायद दूरदर्शिता का अभाव था या उस समय की जो पॉलिटिक्स थी उसका कारण था, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली। लेकिन कच्छद्वीपु द्वीप को लेकर के जो लॉजिक दिया जाता है बहुत ज़्यादा हजम नहीं होता है कि क्यों दे दिया गया, कोई भी राष्ट्र में ज़मीन क्यों देगा। हाँ, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट भी हमने बांग्लादेश के साथ किया तो बहुत मजबूरी थी, जिसकी वजह से स्वाइप करना पड़ा हमारे नागरिकों के लिए, और फिर भी देना भी पड़ा, फिर भी वो कोई बहुत फायदे का समझौता नहीं था। लेकिन इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने उसे दे दिया। अब क्या हुआ, जब तक श्रीलंका में वार चल रहा था तमिलों के साथ, तब तक कच्छद्वीपु आइलैंड पे इंडियन जो फिशरमैन जो थे, जो मछुआरे थे, वो वहाँ कच्छद्वीपु आइलैंड पे जाते थे। कच्छद्वीपु आइलैंड पे एक चर्च वगैरह है, वहीं पे लोग पूजा वूजा करते थे, और उसके आसपास जो फिश बैंक है, यानी कि मछली पकड़ने का जो एरिया है, वहाँ पे फिशिंग करते थे। और श्रीलंका की नेवी भी उनको रोकती नहीं थी। क्यों? क्योंकि श्रीलंका की जितनी फोर्सेस थी अधिकतर वो कहाँ व्यस्त थी, तमिल इलाकों में, जाफना वगैरह के इलाके में। जो लिट्टे की आर्मी थी, लिबरेशन नीलम ऑफ क्या है, तमिल टाइगर सीलम करके जो भी नाम था प्रभाकरण और उसके पहले के लोगों के द्वारा, उनके साथ वो लड़ाई में व्यस्त थी। महिंद्रा राजपक्षे जब वहाँ के राष्ट्रपति बनते हैं, उन्होंने फैसला किया कि एलटीटीयू को पूरी तरीके से हम खत्म कर देंगे, और उन्होंने ऑल आउट वार छेड़ दिया। कच्छद्वीपु आइलैंड पे पूरी तरीके से इंडियन फिशरमैन जाते थे, वहाँ पे मछली पकड़ते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, मछली पकड़ते थे। मैं आर्टिकल्स देख रहा था कि ट्रॉलिंग भी बहुत ज़्यादा करते थे। ट्रॉलिंग मतलब कि जो नाव होती है उसमें जो जाल होता है उसके सबसे नीचे लोहे का एक बड़ा सा लंबा सा हिस्सा लटका के रखते हैं, जिससे वो लोहा जा करके समुद्र की तलहटी में पहुंच जाता है, और तलहटी में पहुंच जाता है तो तलहटी को, यानी कि जो बॉटम है सी लेवल का, उस घसीटती हुए लेके जाता है, जिससे छोटी छोटी मछलियाँ, जिससे मछली को छोड़ करके बाकी भी जो वहाँ पे जलीय जंतु हैं उनको भी वो फंसा लेता है। इसकी वजह से नुकसान क्या होता है, एक तो सीबेड बहुत ख़राब होता है, डिस्टर्ब होता है, जिससे ब्रीडिंग ग्राउंड डिस्टर्ब होता है मछलियों के लिए। दूसरा, ढेर सारी छोटी छोटी मछलियाँ भी आ जाती हैं, जिसकी वजह से बाद में भी उनके रिप्रोडक्शन में इससे निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तीसरा, अन्य जंतु जिनकी ज़रूरत नहीं है पकड़ने की, वो भी चले आते हैं इसमें, इससे डाइवर्सिटी भी इम्पैक्ट होती है, फ्लोरा फौना ख़राब होता है। वो सब इंडियन फिशरमैन करते रहे, बदमाशी करते रहे, उसमें कोई डाउट नहीं है कि उन्होंने खूब मजे लिए, ठीक। और श्रीलंका हमेशा से इस बात का विरोध करता रहा। लेकिन 2009 में जब ये युद्ध खत्म होता है, प्रभाकरण मारा जाता है, उसका छोटा बेटा था, उसको भी मार देती है वहाँ की जो श्रीलंकन आर्मी थी। बहुत सारे ह्यूमन राइट की इशूज खड़े होते हैं, लेकिन बस ऑल आउट वार है तो ऑल आउट वार कर देती है। उसके बाद श्रीलंका की नज़र जाती है कच्छद्वीपु को लेकर के। फिर वहाँ के जो फिशरमैन थे वो भी कच्छद्वीपु पे आने लगते हैं। फिर इंडियन फिशरमैन और वहाँ के फिशरमैन को लेकर के कन्फ्लिक्ट होता है। फिर एक दो बार ऐसी घटनाएं हुई जब वहाँ के नेवी ने गोली चला दी, यहाँ के लोगों को मार दिया, या बहुत सैकड़ों लोगों को अरेस्ट कर लिया, हर बार अरेस्ट करती है। फिर वो मामला तमिलनाडु में बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है, बहुत सेंसिटिव मुद्दा हो जाता है कि हमारे तमिलों को मारा जा रहा है, इंडियन गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। फिर इंडियन गवर्नमेंट को प्रेशर डालना पड़ता है, श्रीलंका के साथ हमारे टाइज खराब हो जाते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स होती हैं इन वजहों से, ठीक है। तो ये बेसिक कारण था फिशरमैन का, कच्छद्वीपु आइलैंड का,
और इंडियन जो डायस्पोरा है वहाँ पे, डायस्पोरा नहीं कहेंगे, इंडियन ओरिजिन के जो लोग हैं, तमिल लोग हैं, उनका। एक दूसरा मामला है चीन के एस्पेक्ट को लेकर के। श्रीलंका ने क्या किया कि 2000 के बाद से, और स्पेशली महिंद्रा राजपक्षे के आने के बाद से, चीन की तरफ ज़्यादा उसने झुकाव दिखाया। क्यों? क्योंकि इंडिया एलटीटीई के खिलाफ जो भी ऑपरेशन चल रहे थे श्रीलंका के, उसको लेकर के इंडिया ने समय समय पर ऑब्जेक्शन किया। वहाँ के संविधान में तमिलों को जो थोड़ा सा कम राइट दिया गया है उसको लेकर के ऑब्जेक्शन किया। तो जब भी ऐसा इंडिया करता था, श्रीलंका 2 कदम और चीन के साइड में चला जाता था। तो चीन से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए या लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए बहुत सारा बल्क में फाइनेंसिंग मिला। डेप्ट ट्रैप डिप्लोमेसी मैंने आपको पढ़ाया था किस तरह से चीन ने श्रीलंका को फाइनेंस किया, और श्रीलंका बाद में डेप्ट ट्रैप में फंस गया, और उसकी इकोनॉमिक क्राइसिस का एक बड़ा कारण वो भी था कि लोन रीपेमेंट किया, फॉरेक्स खाली हो गया, और बाद में श्रीलंका को आईएमएफ के पास जाना पड़ा बेल आउट के लिए। इंडिया ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, $4.3 बिलियन श्रीलंका को दिया इंडिया ने, और बहुत सारे जो लॉजिस्टिक्स और सप्लाई सपोर्ट थे वो भी दिया, लिक्विड एरिया भी उनको दिया, तो मेडिसिन भी बहुत सारा। तो कुल मिलाकर के श्रीलंका ने चाइना की तरफ अपना इंटरेस्ट शो किया, और चाइना की तरफ इंटरेस्ट शो करके उन्होंने कुछ पैसे वैसे लिए, कुछ डेप्ट वगैरह लिया अपने हमन टोटा जैसे प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, या कम्युनिटी इम्पैक्ट, हाईली इम्पैक्ट जो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको कहते हैं उसको बनाने के लिए। और इससे नुकसान क्या हुआ? इससे नुकसान हुआ कि जो चाइनीज फोर्सेस थी, चाइनीज जो नेवी थी, उसने अपने सबमरीन्स को रूटीन बेसिस पे श्रीलंका में भेजना शुरू किया, जिससे इंडिया की जासूसी हो सके, इंडिया की ओशियन को मैप किया जा सके, ताकि युद्ध की स्थिति में उसका फ़ायदा उठाया जा सके। ये सब करना शुरू किया। तो इंडिया ने बार बार ऑब्जेक्शन रेज किया, और आपको पता होगा तो चाइना की एक बार जो भी जासूसी वाला नेवी सबमरीन था वो डॉक किया था उसने, तो इंडिया ने विरोध किया था। बाद में दूसरे ने डॉक किया था तो इंडिया ने विरोध किया था, और इससे इंडिया के स्ट्रेटेजिक जो इंटरेस्ट है वो कंप्रोमाइज होते हैं। तो जब भी श्रीलंका इस तरीके की पॉलिसीज बनाती है जिससे तमिलों को दिक्कत हो, जिससे इंडियन एसेट को दिक्कत हो, इंडियन स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को दिक्कत हो, तो इंडिया पर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, इंडियन कम्युनिटी है उसको नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। इसका कंक्लूजन क्या हो सकता है? इसका कंक्लूजन ये हो सकता है कि इंडिया की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए, क्योंकि न सिर्फ गुजरात डॉक्ट्रिन के अनुरूप है, बल्कि इंडिया इस इंडियन ओशन रीजन का एक हिसाब से बहुत रिस्पॉन्सिबल बिग कंट्री है, उसके भी अनुकूल है। श्रीलंका जैसे राष्ट्रों को भी चाहिए कि इंडिया के इंटरेस्ट को नुकसान न होने दें, ऐसी अपनी पॉलिसीज़ बनाए, वो इंक्लूसिव पॉलिसीज़। अभी फ़िलहाल के लिए वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो ठीक ठाक है, न्यूट्रल है, वो चाइना और इंडिया में किसी को भी फेवर नहीं कर रही है, जहाँ जैसे फ़ायदा मिले ले रही है, लेकिन किसी की तरफ झुकाव नहीं दिखा रही है, महिंद्रा राजपक्षे की तरफ। तो ये श्रीलंका का मामला है। तो फिशरमैन का मामला हो गया, चीन की तरफ जो झुकाव है उसका मामला हो गया। तीसरा मामला ह्यूमैनिटेरियन जो इशू था, ह्यूमन राइट का इशू, जिसमें इंडिया ने श्रीलंका के खिलाफ वोट भी किया था, वहाँ पे वो इशू ख़त्म हो चुका है, 2009-10 की बात थी वो तो। और क्या बचा श्रीलंका वाले एस्पेक्ट में? तमिलनाडु एंगल है ही, पॉलिटिक्स अपनी प्रभावित होती हो गया। और क्या बचा? मिडिल ईस्ट, कनाडा, क्या बचा बोलो? करना है इसको या हो गया? चलो ठीक है। कनाडा सुनते ही रहते हो यार, कनाडा में क्या मतलब? ठीक है, तुमको पता है आज़ादी के आंदोलन से ही कनाडा ऐसी ज़मीन है जो तकलीफ़ देता रहा है। किसको? ब्रिटिशों को पहले तकलीफ़ दी है, इंडियंस को तकलीफ़ दे रहा है। गदर आंदोलन वगैरह उस समय चल रहा था। कनाडा की खास बात क्या है? कनाडा खुद को बहुत डेमोक्रेटिक सोसाइटी बोलता है, पॉपुलेशन बहुत कम है, लैंड बहुत ज़्यादा है, ब्रिटिश औलाद है मोस्टली लोग, तो कनाडा खुद को बहुत डेमोक्रेटिक और फ्री सोसाइटी कहता रहा है। उसकी दिक्कत क्या है लेकिन कनाडा की पॉपुलेशन कम थी, तो उसकी पॉपुलेशन में एक बड़ा हिस्सा, लगभग 2 से 3% इंडियन ओरिजिन स्पेशली सिखों का हो गया। और ये जो सिख थे वो ऐसा नहीं कि आज़ादी के बाद से जा रहे थे, ये जो सिख थे ये इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट से या उसके पहले से ही जा रहे थे, क्योंकि वहाँ उनको खेती के लिए ज़्यादा ज़मीनें दिख रही थी। कई बार इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के लिए भी वहाँ पे वो ज़मीनें तैयार कर रहे थे, कई बार और उनके बिजनेस वगैरह होते थे जिसकी वजह से जा रहे थे। तो इंडिया से धीरे धीरे सिखों की संख्या जो थी, पंजाबी सिखों की जो संख्या थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। आपको पता होगा कामागाटा मारू की जो घटना हुई थी वो इसीलिए हुई थी क्योंकि कामागाटा मारू जो जहाज़ था उसमें बेसिकली पंजाब ओरिजिन के लोग कनाडा में जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको कनाडा में जाने नहीं दिया गया, और बाद में उनको वापस बंगाल में कोलकाता पे लौटना पड़ा। और जहाँ पर उन्होंने जब अरेस्ट होने से या डिपोर्ट होने से मना किया तो उन पे
एक्शन लिया गया, जिससे कई लोगों की मौत हो गई थी। तो कमागाटामारू की घटना एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। इसके पीछे ही कहीं न कहीं कारण है कि इंडियंस, स्पेशली जो पंजाबीज़ हैं, उनका इंटरेस्ट कनाडा में जाने को लेकर के बहुत ज़्यादा था। फिलहाल के 2-2.5% वहाँ की पॉपुलेशन का बड़ा हिस्सा है। तो जो ट्रूडो की पार्टी है, वो खुद को बहुत लिबरल आइडियोलॉजी की, बहुत ज़्यादा लिबरल आइडियोलॉजी की बताती है। इसने क्या किया, और आज से नहीं है, मैं आपको एक घटना बताता हूँ, इससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। 1985 यानी कि इंदिरा गांधी की असैसिनेशन के 1 साल बाद एक जहाज था एयर इंडिया का, ए 2836 ऐसे करके, है ना, 2236 2235 ऐसा कुछ करके जहाज था एयर इंडिया का। वो एयर इंडिया का जो जहाज था वो कनाडा से चला था, ब्रिटेन में आया, लंदन में, और वहाँ से फिर उसको नई दिल्ली आना था। उस जहाज में 300 साढ़े 300 लोग बैठे हुए थे। अधिकतर लोग इंडियन ओरिजिन के थे, इंडिया लौटना चाह रहे थे। लेकिन जो खालिस्तानी मूवमेंट था वो बहुत जोर पे था। स्पेशली एक ग्रुप था जिसका नाम था बब्बर खालसा। बब्बर खालसा ने क्या किया, अपने एक पर्सन को भेजा कनाडा के एयरपोर्ट पर और कहा कि जो आप क्या करो, जा करके वहाँ पे अपना बैग चेक इन करवा दो और खुद मत जाना। तो बैग जब चेक इन करवा दिया तो जो एयरपोर्ट पे अधिकारी थे, जो सिक्योरिटी फ्रिस्किंग वगैरह कर रहे थे, उन्होंने बैग ले लिया। उस बंदे से बाकी डिटेल नहीं ली, बस बैग ले लिया और एयर इंडिया में लाद दिया। उस बैग की ठीक से स्क्रीनिंग भी नहीं की। जबकि सिक्योरिटी थ्रेट को देखते हुए इंडियन एम्बेसी ने, एयर इंडिया ने, सभी लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कनाडा के साथ कि जब भी कोई लगेज आए या जब भी कोई पर्सन आए उसकी ठीक से फ्रिस्किंग होनी चाहिए, ठीक से जांच होनी चाहिए। लेकिन उस सामान की ठीक से जांच नहीं की गई और जो बंदा था वो कभी उस फ्लाइट में गया ही नहीं। और जब प्लेन हवा में था आयरलैंड के आसपास ऊपर उसके, तो वहाँ पे वो बम फट गया और 329 या जितने भी लोग थे, 350 लोग सब मारे गए। और ये बब्बर खालसा ने काम किया था। तो आज जो आप देख रहे हो ना, निज्जर वाला इशू या वहाँ पे जो खालिस्तानी मूवमेंट चल रहा है, इसके बहुत पहले खालिस्तानी मूवमेंट जोर पकड़ चुका है। बहुत बुरी घटना हो चुकी है, एयर इंडिया में विस्फोट बहुत बड़ी घटना थी 1985 की। लेकिन वो समय समय पर रिसर्फेस होती रहती है, क्योंकि वहाँ पे बड़ी कम्युनिटी क्या है, उन लोगों की है जो सिख कम्युनिटी से, और उस सिख कम्युनिटी में एक परसेंटेज, एक ठीक ठाक परसेंटेज ऐसे लोगों का है जो इंडिया से कनाडा में इस आधार पर नागरिकता हासिल किए हैं या इस आधार पर वहाँ पे गए हैं क्योंकि उन्होंने रिफ्यूजी कि इंडिया से हम बहुत परसिक्यूट किए गए हैं। अभी एक हमारे मित्र हैं जो अमेरिका से आए थे, उनसे मैं बात कर रहा था कि कनाडा में तो ठीक है, सिख आंदोलन बहुत चल रहा है, खालिस्तानी आंदोलन प्रमोट हो रहा है, अमेरिका में क्या है। उन्होंने बताया सैन फ्रांसिस्को वगैरह में आपको सरेआम सड़कों पे इंडियंस गो बैक, हिंदूज गो बैक, इस तरीके के स्लोगन दिखते हैं। वहाँ के गुरुद्वारे में एंटी इंडिया, एंटी इंडियन गवर्नमेंट के नारे चिपके होते हैं। ऐसी स्थिति है वहाँ पे। तो सारे लोग, सारे सिख ऐसे नहीं होंगे, लेकिन सारे सिख अगर ऐसे नहीं है तो जो सिख ऐसे नहीं है, क्या वो काउंटर करते हैं इनका? बात ये है, या वो सिर्फ सिंपैथाइजर्स इनके। आपने कभी सुना कि खालिस्तानी मूवमेंट के खिलाफ सिखों ने मार्च निकाला हो कनाडा में? निकाला क्या? नहीं निकाला। मार्च कौन निकालता है? बाकी लोग, जो बाकी इंडियंस। तो बाकी इंडियंस को जो प्रॉब्लम हो रही है उसकी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी सारी पूरी जो वहाँ पे एक नेक्सस डेवलप हुआ वो है। तो इसी नेक्सस को फलते फूलते बहुत समय हो गया, बहुत लंबा समय हो गया। फिर कनाडा में घटनाएं जो होती हैं वो होती हैं कि वहाँ पे जो भी सेपरेटिस्ट थे, जो भी खालिस्तानी मूवमेंट के करता धरता थे, उनमें से कुछ लोगों की मौत हो जाती है, निज्जर वगैरह में। और निज्जर वगैरह की मौत होने की वजह से कनाडा जो आरोप लगाता है वो इंडिया पे लगाता है। अब इसके दो पहलू। पहला पहलू ये है कि कनाडा कहता है कि मुझे जो I5 कंट्रीज हैं, यानी कि अमेरिका वगैरह की जो है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह जो है, यानी कि जो सिक्योरिटी अलायंस जिनका है, जो इंटेलिजेंस देते हैं, उस इंटेलिजेंस के आधार पे कनाडा को पता चला कि इंडियन डीप स्टेट, इंडियन एम्बेसी, इंडियन जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनका हाथ था निज्जर को मारने के लिए। लेकिन एक दूसरा एस्पेक्ट ऐसा निकल करके आता है कि जो ट्रूडो की गवर्नमेंट थी, ट्रूडो की गवर्नमेंट अल्पमत में थी, माइनॉरिटी में थी। और उस पर आते हैं, माइनॉरिटी में थे। पहले खालिस्तानी वाला एंगल समझ लेते हैं कैसे इंडियन इंटरेस्ट को प्रभावित कर रहा है। ट्रूडो की गवर्नमेंट माइनॉरिटी में थी और उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको गिरने से बचाने के लिए जो समर्थन दिया था वो वहाँ की जो सिख पार्टी है, उस पार्टी ने इनको सपोर्ट दिया था। बदले में उसने कहीं ना कहीं ट्रूडो के साथ मिलकर के एंटी इंडिया सेंटिमेंट को वहाँ पे चलाया। तो एक कारण ये है। दूसरा कारण जो वहाँ की गवर्नमेंट कहती है वो है इंडिया पर इससे किस तरीके का प्रभाव पड़ेगा। भाई सवाल तो ये है ना कि डेवलपमेंट कंट्रीज की जो पॉलिसी है उससे इंडिया और इंडियंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो समझेंगे इंडिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा और फिर समझेंगे वहाँ पे जो इंडियन डायस्पोरा उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले समझते हैं इंडिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा। इंडिया पे पहला प्रभाव जो पड़ चुका है, पढ़ना नहीं है, पड़ चुका है कि हमारे डिप्लोमेटिक टाइज जो हैं वो कमज़ोर हुए हैं। इंडिया ने कनाडा के लोगों को, जो हाई कमीशन है, चूँकि इंडिया और कनाडा दोनों
कॉमनवेल्थ के मेंबर हैं, इसलिए हाई कमीशन कहलाएगा, एम्बेसी नहीं कहलाएगा। तो जो हाई कमीशन है यहाँ से काफ़ी लोगों को हटा दिया, कम करने के लिए स्टाफ बोला। कनाडा ने भी वैसा ही किया। तो डिप्लोमेटिक जो टाइज हैं वो कमज़ोर हुए हैं, नंबर 1। नंबर 2, इंडिया कनाडा के बीच जो ट्रेड हो रहा था उस ट्रेड पे भी इम्पैक्ट हुआ है, क्योंकि जब ज़्यादा लोगों को वीज़ा मिलेगा नहीं इंडिया में या कनाडा में, तो जो बिजनेस संबंध हैं या जो बिजनेस जो एक्सपेंशन है वो कम होगा। वहाँ की कंपनियाँ यहाँ आने से या यहाँ की कंपनियाँ स्पेशली वहाँ जाने से कहीं ना कहीं थ्रेट महसूस करेंगी। तो बिजनेस जो एक्टिविटीज़ है, अभी उसका ऐसा डेटा मेरे पास नहीं है जिससे ये पता चले कि इतने % डाउन हो गया है बिजनेस या इतने % इन्वेस्टमेंट और ट्रेड डाउन हो गया। वैसे कोई सिग्निफिकेंट बिजनेस होता नहीं इंडिया कनाडा के बीच में, लेकिन पीपल टू पीपल टाइज खराब हुए हैं, हमारे बीच में डिप्लोमेटिक टाइज खराब हुए हैं और बिजनेस पे भी एक नकारात्मक इम्पैक्ट दिख सकता है। मेरे पास अभी उसका कोई डेटा नहीं है फिलहाल के लिए, और शायद वो रिलीज भी नहीं हुआ। ये 3 बातें। इंडियन डायस्पोरा पे क्या प्रभाव पड़ेगा? इंडियन डायस्पोरा पे पहला प्रभाव पड़ेगा कि जो नॉन सिख कम्युनिटी है कनाडा में, वो खुद को बहुत अनसेफ फील करती। ये दिस इज द फैक्ट। आप अगर किसी कनाडा में रह रहे व्यक्ति से पूछेंगे तो आपको पता चलेगा गुरुद्वारा में नहीं जा सकते। गुरुद्वारा में हमारा भी उतना ही गुरुद्वारा है जितना उन सिखों का है, क्योंकि गुरु नानक देव में आस्था सिर्फ सिखों की नहीं, हिंदुओं की भी, बाकी लोगों की भी। तो सिखों के गुरुद्वारे में जाएंगे तो उनको एक थ्रेट महसूस होगा, भले उनको कोई यहाँ मारे नहीं, लेकिन थ्रेट, डर महसूस होगा, क्योंकि वहाँ पे साफ साफ स्लोगन लिखे हुए मिलते हैं हिंदूज के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ, इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ। तो वहाँ के डायस्पोरा जो है उसको एक सिक्योरिटी का इशू है, और इंडियन गवर्नमेंट ने बार बार बोला है कि हमारे इंडियंस को, हमारे सिटीजन्स को आप सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोवाइड कीजिए, ऐसा कनाडा को बार बार गवर्नमेंट ने बोला है, पहला। दूसरा, चूंकि वहाँ पे एक बड़ी कम्युनिटी सिखों की है, तो यहाँ से जो लोग इंडियंस जाएंगे, जनरली क्या होता है, यहाँ से कोई इंडियन जाएगा अमेरिका में तो किसी इंडियन स्टोर में काम करना पसंद करेगा, किसी चाइनीज स्टोर में काम करेगा, किसी एशियन स्टोर में काम करेगा, ताकि वो कंफर्टेबल फील कर सके, उसको एम्प्लॉयबिलिटी ज़्यादा उसकी बढ़ सके। तो इंडियंस हो सकता है, रेस्ट ऑफ द इंडियंस जो नॉन सिख हो सकता है उनकी एम्प्लॉयबिलिटी भी अफेक्ट हो, नंबर 2। नंबर 3, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ टाई खराब होने की स्थिति में ज़्यादा इंडियंस को, स्पेशली नॉन सिख को, क्योंकि कनाडा में भी वीज़ा का एक पैटर्न देखा जाता है कि नॉन सिख कम्युनिटी को ज़्यादा वीज़ा मिलता है, सिख कम्युनिटी को ज़्यादा वीज़ा मिलता है, नॉन सिख कम्युनिटी को कम वीज़ा मिलता है। तो कनाडा की जो बदली हुई पॉलिसी है उसमें जो नॉन सिख कम्युनिटी है कनाडा जो जाने वाली है, उसको जाने का अवसर नहीं मिलता है। जब उसको ठीक से जाने का अवसर नहीं मिलेगा तो फिर वो डंकी रोड का सहारा लेगी या इस तरीके से इलीगल माइग्रेशन की कोशिश करेगी, जिसका इफेक्ट आपने डंकी जैसे मूवीज में देखा ही आपने। तो इंडियंस जो हैं वहाँ पे उनकी एम्प्लॉयबिलिटी इफेक्ट होगी, वहाँ उनकी सिक्योरिटी इफेक्ट होगी, उनके एसेट इफेक्ट होंगे, उनका लिविंग स्टैंडर्ड इफेक्ट होगा, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। फिर उनके इन्वेस्टमेंट भी खतरे में हो जाएंगे। ढेर सारे लोग खेती पट्टे पे लेके रखे हैं, ढेर सारे लोग अपने छोटे छोटे ढाबे चलाते हैं, वो भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होगा। ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम। लोन लेकर के गए थे वहाँ पे उन्होंने कुछ करने के लिए, लेकिन पता लगा कि वहाँ से वापस उनको भेजा गया या वहाँ पे नौकरी नहीं मिली, तो पूरा डूब गया सब कुछ। ये सब भी है। तो डायस्पोरा को क्या अफेक्ट होगा, इंडिया को क्या अफेक्ट होगा, ये तो है ही है। अब जो ड्रग्स की इन्होंने बात की, पहली चीज़ टॉपिक में लिखा हुआ है पॉलिसीज ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशंस एंड इट्स इफेक्ट ऑन इंडिया एंड इंडियंस या इंडियन डायस्पोरा। ड्रग जो है उसके प्रमोशन को लेकर के कोई राष्ट्र पॉलिसी नहीं बनाता है कि आप ड्रग फैलाइए। कनाडा कभी क्यों पॉलिसी ऐसी बनाएगी जिससे उसके यहाँ से ड्रग बहुत ज़्यादा हो, ह्यूमन की ट्रैफिकिंग ज़्यादा हो? कभी ऐसी पॉलिसी नहीं बनाएगी। आप ऐसे लिख सकते हैं कि कनाडा की जो अल्ट्रा लिबरल पॉलिसी है या कनाडा की जो एंटी इंडियन पॉलिसी है इनडायरेक्टली, उसकी वजह से ड्रग स्मगलर्स, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को प्रमोशन मिलता है। आप कभी ऐसा नहीं लिख सकते कि कनाडा ऐसी पॉलिसी बना रहा है। क्यों? कोई भी राष्ट्र ऐसी पॉलिसी नहीं बनाती जनरली। अंत में उसको भी FATF से लेकर के ढेर सारी एजेंसीज के सामने जवाबदेही होना पड़ता है ताकि ऐसा कोई एंगल दिखे ना। तो कनाडा जो है उसकी अल्ट्रा लिबरल पॉलिसी, एंटी इंडियन सेंटिमेंट और उनको प्रमोशन पॉलिटिकल वजहों से कहीं ना कहीं इंडियंस के इंटरेस्ट को, इंडिया के इंटरेस्ट को प्रभावित करती हैं। एग्जाम्पल में आप लिखते ना कि एंटी हिंदू, एंटी इंडियन सेंटिमेंट, दूसरा ड्रग और बाकी स्मगलिंग, तीसरा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, कुछ भी लिख देना। लेकिन इसको आप आर्गूमेंट के तौर पे नहीं पेश कर सकते क्योंकि ऐसी पॉलिसी तो उनकी घोषित पॉलिसी तो है नहीं, इसलिए आप उसको पेश नहीं कर सकते। कनाडा हो गया, कौन बचा अभी? मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट पे 2-3 बातें खाली कर लेते हैं, इजराइल पे भी 2-3 बातें कर लेते हैं। मिडिल ईस्ट का कैसे है कि मिडिल ईस्ट में पॉपुलेशन बहुत कम है और जो पॉपुलेशन है तेल वगैरह ज़्यादा होने की वजह से सब रईस हो गए, नवाबजादे हो गए। इंडियंस जो हैं वो बड़ी संख्या में वहाँ जाते रहे और जो बड़ी संख्या में जाते रहे उनका 80-90% ऐसे इंडियंस हैं जो बहुत सेमी स्किल्ड या लो स्किल्ड या अनस्किल्ड लोग हैं। तो पहली जो दिक्कत की बात है वो ये है कि गल्फ कंट्रीज में लगभग सभी गल्फ कंट्रीज में, एक दो की बात नहीं कर रहा, लगभग सभी में सोशल सिक्योरिटी को लेकर के ठीक से कानून नहीं। पहली चीज, सोशल सिक्योरिटी को लेकर के ठीक से कानून बिल्कुल नहीं है। दूसरा, जो इमाइग्रेंट है, इमाइग्रेंट के वेज को लेकर के
उनकी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी यानी जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, और उनकी जो वेल बीइंग है उसको लेकर के भी वहाँ पे जो कानून है वो बहुत सख्त नहीं है। इसकी वजह से जब भी इंडियन यहाँ से जाते हैं उनके पासपोर्ट को जब्त कर लिया जाता है। उनको सैलरी यहाँ बोला 50,000 देंगे, वहाँ पे उनको 20,000 दिया। यहाँ से बोला कि 18 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, वहाँ पे 25 महीने काम कराया। छोटे छोटे अपराधों में उनको जेल भेज दिया जाता है। ये सब जो इशूज हैं वो इंडियंस के लिए, इंडियन डायस्पोरा के लिए बहुत चिंता की बात है, और इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोशिश करती रहती है ऐसे गल्फ कंट्रीज के साथ में, ताकि उनका वेलबींग सुनिश्चित हो सके। आपने कतर को देखा, कतर में कुछ इंडियंस को फांसी देने के लिए वहाँ पे चल रहा था मामला, बाद में वो टल गया। सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा फांसी दिया जाता है, उसमें से इंडियंस के भी नाम होते हैं। वहाँ पे छोटे छोटे पिटी क्राइम्स में 10-10 साल की जेल हो जाती है, थोड़ा और गहरा क्राइम कर दिया तो फांसी हो जाती है। तो इंडियंस जो है वहाँ पे अलग अलग कारणों से मुश्किल का सामना करते हैं। पहला जो कारण लिखोगे वो लिखोगे वहाँ पे कि बहुत रोबस्ट या बहुत मजबूत इमाइग्रेशन के वेलफेयर के लिए, ऑक्यूपेशनल की सेफ्टी के लिए पॉलिसी नहीं है। नंबर 2, सोशल सिक्योरिटी के लिए बहुत अच्छी पॉलिसी नहीं है। उनको हेल्थ सर्विसेज नहीं मिल पाती हैं जो सऊदी अरब के लोगों को मिलती है, जो बाकी गल्फ कंट्रीज के लोगों को मिलती है। उनके मान लो बाकी कोई इशू है, मान लो पासपोर्ट ही गायब हो गया, तो उसके लिए इमीडिएटली कोई सोल्यूशन हो, वन सिंगल विंडो सिस्टम हो, ऐसी भी दिक्कत होती है। अधिकतर गरीब लोग कभी इंडियन एम्बेसी जा ही नहीं पाते, तो वो भी दिक्कत है। ये सारे, बाकी फ्रॉड भी होता है, फर्जी डॉक्यूमेंट से लोग वहाँ पे बुलाते हैं और उनको कुछ और काम करवाते हैं। कुछ लोगों का यूट्यूब पे इंटरव्यू मिल जाया था, बुलाया था उनको कपड़े का सिलाई करने के लिए और उनसे टॉयलेट साफ करवाते थे बस बैठा करके, तो ये भी वहाँ पे दिक्कत है। अब इसके अलावा एक बड़ा इशू ये भी है कि सऊदी अरब ने और कुछ अरब कंट्रीज ने अपने लोकल लोगों को, स्थानीय लोगों को ज़्यादा रोजगार मिले हाई स्किल्ड एरियाज में, इसके लिए उन्होंने पॉलिसी बनाई है। और इसकी वजह से उन्होंने इंडियंस को बुलाना, इंडियन को काम देना थोड़ा सा कम किया है, जो भी एक चिंता का विषय, हालांकि वो बहुत चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि जो लो स्किल का काम है वो तो वहाँ के लोग करेंगे नहीं। हाई स्किल्ड में अगर वो कर ले रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, कितने ही लोग वहाँ पे हैं। लेकिन फिर भी आर्गूमेंट के लिए उनकी उस पॉलिसी का नाम मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है, मैं देख लेता हूँ जरा, इसमें डॉक्यूमेंट में लिखा होगा अगर मिडिल ईस्ट में, मिडिल ईस्ट कौन सी पीडीएफ में पढ़ा रहा हूँ, कफाला रिफॉर्म, ठीक है, ओके। तो कफाला रिफॉर्म जैसे रिफॉर्म्स जो हैं वो कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉयर हैं उनको इस बात के लिए डिमोटिवेट करते हैं कि डिसइंसेंटिवाइज करते हैं कि जो भी हाईली स्किल्ड जॉब है वहाँ पे इंडियंस को, या इंडियंस के लिए स्पेशली नहीं है, ये सभी लोगों के लिए जो भी बाहर से आते हैं उनको रिक्रूट ना करके जो लोकल लोग हैं उनको ज़्यादा रिक्रूट किया जाए, ठीक है। तो इससे भी इंडिया के जो लोग हैं उनकी एम्प्लॉयबिलिटी और उनकी जो जॉब है वो खतरे में आएगी और इंडिया में रेमिटेंस कम हो सकता है। तो सोशल सिक्योरिटी हो गया, वेज गैप हो गया, बहुत कम पैसा यहाँ के लोगों को मिलता है, एम्प्लॉयमेंट में कमी हो गई, सोशल सेफ्टी, ऑक्यूपेशनल सोशल सिक्योरिटी, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के इशूज हैं, ये सारे इशूज हैं। इजराइल वाली जहाँ तक बात है, इजराइल अगर यूपी में पूछ ले कि इजराइल में जो भी, वैसे पूछेगा नहीं यार, 100 सालों में कहीं एक बार आएगा, फिर भी जान लो इजराइल ने क्या किया कि कुछ इंडियंस को बोला कि भैया आप हमारे यहाँ आ जाओ, आपको हम ज़्यादा सैलरी देंगे, 1.5 लाख रुपए के आसपास देंगे, और मोस्टली आपसे हम कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में काम कराएंगे। तो इस पर जो चिंता व्यक्त की गई वो 3 लेवल पे है। पहला, इंडिया खुद को न्यूट्रल स्टेट कहता है, वो किसी भी राष्ट्र का युद्ध में साइड नहीं ले रहा है, न तो पैलेस्टीन की साइड ले रहा है, हमास की साइड ले रहा है, ना ही इजराइल की साइड ले रहा है। इंडिया ने बस इजराइल को बोला कि ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं होना चाहिए। हमास की अटैक की उसने कड़ी निंदा की, ठीक है, टेररिस्ट अटैक की कड़ी निंदा की, इंडिया का ये स्टैंड है। लेकिन अगर इंडियन वर्कर्स वहाँ पे जा रहे हैं और उनका इस्तेमाल बॉर्डर पर, उनका इस्तेमाल डिफेंस पर्पजेज के लिए, किसी भी पर्पजेज के लिए, चाहे वो डिफेंस सप्लाई के लिए हो या किसी और काम के लिए हो, किया जाता है, तो कहीं ना कहीं इंडिया की जो न्यूट्रलिटी है या इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको ये इम्पैक्ट कर सकता है, और शायद गल्फ कंट्रीज या मिडिल ईस्ट की कंट्रीज इंडिया के प्रति नाराजगी व्यक्त कर सकते हैं। तो पहला ये है। दूसरा, जिन इंडियंस को वहाँ पे भेजा जा रहा है वो वार जोन है। इजराइल कोई अमेरिका जितना बड़ा नहीं है कि वार किसी एक हिस्से में हो रहा है दूसरे हिस्से में काम कर रहे हैं, वो सब पूरा वार जोन है। इजराइल के किसी भी एरिया में बम गिरेगा, आप अगर यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखते होंगे तो इजराइल के लोग खुलेआम सड़कों पे बंदूक लेकर के, AK-47 जैसे बड़े बड़े हथियार लेकर के, मतलब वैसे दिखने वाले लेके चलते हैं। क्यों? क्योंकि इजराइल में सभी को मैंडेटरी डिफेंस सर्विस करना पड़ता है। तो जो लोग डिफेंस में वो यूनिफॉर्म पहन करके और सड़कों पे रहते हैं, लेकिन जो लोग डिफेंस में नहीं हैं उनको भी डिफेंस सर्विस कुछ साल का मैंडेटरी होता है, तो उनको भी हथियार दिया जाता है ताकि पब्लिक प्लेसेस पे ये मैसेज जाए कि यहाँ पे इजराइल के डिफेंस फोर्सेस, चाहे वो पीस फोर्सेस हों चाहे वो सिविलियन फोर्सेस हों, ऑलरेडी मौजूद हैं, तो कोई भी टेररिस्ट अटैक या कोई भी हमास का अटैक प्रिवेंट किया जा सके, ठीक है। तो जिस तरीके के वार
जोन बना हुआ है इजराइल का एरिया, वहाँ पे अपने ही नागरिकों को, अपने ही सिविलियंस को भेजना कितना बुद्धिमानी होगा, कितना उनकी सेफ्टी के लिए ठीक होगा, ये भी एक चुनौती का मुद्दा हो सकता है। तीसरा मुद्दा ये दिखाता है इजराइल में भेजने, वार जोन में भेजने का, कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट किस कदर ज़्यादा है, इंडिया में अवसरों की किस तरह से कमी है, या इंडियन इकोनॉमी किस तरीके से क्राइसिस में है, ये भी एक संकेत है। ठीक है, तो ये 3 मुद्दे आप लिख सकते हो। लेकिन फ़ायदे की जहाँ तक बात है, तो इजराइल के साथ हमारे पीपल टू पीपल टाइज हैं, सॉफ्ट पावर है हमारे उनके बीच, कल्चरल और हिस्टोरिकल टाइज हैं। तो इजराइल के साथ में इस तरीके का रिलेशन, हमारे श्रमिकों को वहाँ पे भेजना कोई बुरी बात नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, भेजा जा सकता है, बिल्कुल भेजा जा सकता है। तो ये भी आप एस्पेक्ट लिख सकते हैं। इससे ज़्यादा क्या ही पूछेगा बताओ, ऐसी कोई पॉलिसी उन्होंने नहीं बनाई है इजराइल ने, ऐसा कुछ उन्होंने किया नहीं है जिससे कोई बहुत बिग बैंग हो। अपोजिशन वालों ने कुछ सवाल उठाया तो उसके आधार पे लोक सेवा आयोग सवाल पूछेगा, इसकी संभावना बहुत कम है। और इजराइल पे सीधा सीधा सवाल पूछेगा, इसकी संभावना और भी कम है। लेकिन अगर कभी पूछ ले तो 2 पॉइंट लिख देने का, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कुछ और अगर होगा इशू, 1 मिनट अलार्म में भी बंद कर देता हूँ जस्ट। इसके अलावा अगर आने वाले समय में, अगले 2 महीने में कोई भी न्यूज इस तरह से, मान लो H1B वीजा का ही इशू कुछ बढ़ता है, या डिपोर्टेशन, इलीगल माइग्रेंट के डिपोर्टेशन को लेकर के कोई सवाल बनता है, तो हम इसको कवर करेंगे और एक सेशन इस पे कर लेंगे। वैसे भी मैंने आपको बोला है कि कुछ अपडेटेड लेक्चर्स आने ही वाले हैं करंट अफेयर के, तो हम एक क्वेश्चन उसमें पक्का कवर करेंगे कि जो इलीगल माइग्रेंट हैं उनके खिलाफ जो अमेरिका में एक डिपोर्टेशन या एक्शन चल रहा है, उससे क्या क्या चिंताएं उभर कर सामने आती हैं, उस एस्पेक्ट पे भी बात कर लेंगे। ठीक है, बाकी मुझे नहीं लगता है कि ब्रिटेन पे सवाल पूछेगा, ऑस्ट्रेलिया पे सवाल पूछेगा, इनकी पॉलिसी चेंज होती रहती है, थोड़ी थोड़ी पॉलिसी चेंज होती है, उसके लिए सवाल थोड़े फ्रेम करेगा आयोग, नहीं करेगा। ठीक, ये कंटेंट अपलोड कर दिया जाएगा। H1B वीजा हमने ठीक से कवर किया है, शुरुआत में ही बोल दिया है कि आप लेक्चर देख लें, फिर भी कुछ होगा तो आप मैसेज कर दीजिएगा ग्रुप में, उसको हम देख लेंगे। ठीक है, चलें फिर। ठीक है भाई।